साइकिक मतलब एक प्रकार की एबिलिटी होती है आपकी। हम कहते हैं ना दिव्य शक्ति, जैसे किसी को दिखता है तो उनका थर्ड आई बहुत ही डेवलप होता है, किसी को महसूस होता है जब भी हम कनेक्ट करते हैं स्पिरिट्स के साथ। जैसे मैं एक ऑटोमेटिक राइटर हूँ, सो स्पिरिट मेरे माध्यम के थ्रू मैसेजेस देखती है। कभी-कभी कान में बोल के जाती है, आपको कानों में आवाज़ आएगी। हम कोई एरिया में जा रहे हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कभी-कभी आपको बहुत ही खराब बदबूदार वाली ऑर्डर स्मेल आता है, आती है। स्मेल आती है। ऑर्डर हाँ, तो इसका मतलब है वहाँ की एनर्जीज़ अच्छी नहीं है। तो वो एक बैड स्पिरिट या बैड एंटिटी भी हो सकती है, लेकिन जब भी आपको अत्तर है, सैंडलवुड है, उसकी सारी खुशबू आ रही है, रोज़ है, इसका मतलब देवी देवता है या एंजल्स है, उनका वहाँ पे आगमन है। मीडियम इज़ अ पर्सन जो एक ब्रिज बनता है स्पिरिट के बीच में और हम जैसे ह्यूमन बॉडी के बीच में। तो जो मीडियमशिप के लिए लोग आते हैं, वो जो लोग आते हैं, वो सिर्फ़ एंड सिर्फ़ डिपार्टेड सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए आते हैं। जिनसे वो बात नहीं कर पाए मरने के पहले। तो अगर हम साइकी की बात करें, देखो एक तो वो बचपन से होती हर किसी में, बट आपको उसको डेवलप करना पड़ता है। किसी-किसी में काफ़ी पास्ट लाइफ़ से आती है वो। एनर्जीज़ क्या रहती है? वो हम कहते हैं ना फ़ील कर पाते हैं, हम उसको देख नहीं पाते। इमोशंस दिखता है ना, उसको हम दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट एनर्जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस और कैन नॉट बी सीन। इमोशन, ये एनर्जी के लिए फेस है? हमको नेचुरल फॉर्म में एक शक्ति है जो हमें मदद कर रही है। तो शक्ति के द्वारा हम लोगों की मदद डीपर लेवल पे कर सकते हैं। जब भी मैंने ये फील्ड में मैं आई, तभी मुझे डेफ़िनेटली मेरे लाइफ़ में एंजल्स मुझे दिखने लगे, फेदर्स दिखने लगे। सिक्स्थ सेंस, फिर बाद में थर्ड आई और उसके बाद में प्रीमोनिशन। जी, इनका क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्या-क्या रोल प्ले करते हैं? सारी चीज़ें कनेक्टेड है। इंट्यूशन जीन्स में रहता है? आता है लेकिन आपको डेवलप करना पड़ता है। क्या ये एंटिटीज़ आपको अफ़ेक्ट करती है? एक्चुअली हाँ भी और ना भी। कोई स्पेसिफ़िक ऐसा आपको केस पता है कि या फिर याद आ रहा है कि जहाँ पे थोड़ा-सा आपको हेवीनेस काफ़ी ज़्यादा हो गया था लाइफ़ में? तो आपने देखा होगा हमारे बॉलीवुड के लीड सुशांत सिंह जी, बट मुझे फिर वो सोल सुशांत जी की सोल दिखाई देने लगी। जब आपने कनेक्ट किया था, तो आपको कैसे फीलिंग आ रही थी? वेल इट वाज़ एनर्जी, एंटिटी, घोस्ट, स्पिरिट, इनमें डिफरेंस क्या है? कॉन्शसनेस बॉडी का पार्ट है या फिर सोल का पार्ट है? जब आप साइकिक प्रैक्टिस करते हो, तो जो आपका इनर वॉइस है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसमें जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो सोल रहता है, उसको फ्री विल रहती है। तो ये इमोशन जो हमारे बाहर आती है, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या ये सोल का प्लान रहता है? एनर्जी का जो मेन फंडामेंटल जो काम रहता है, वो बैलेंसिंग ही रहता है। जब तक वो बैलेंसिंग है, तब तक सब कुछ ठीक है। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। अतृप्त आत्मा, वो पृथ्वी पे रहते हैं? तो वैसे टाइप की आत्मा है ना, वो तो भटकेगी, ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ देगी। अनएक्सपेक्टेड डेथ रहती है। हुँ। अकस्मात मृत्यु हम जिसको कहते हैं। तो क्या ये डेस्टिनी रहता है या फिर फ्री विल रहती है? कुछ केसेज़ में अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है जब भी उनकी फ्री विल नहीं होती है। मेरे यहाँ पे शोल्डर में एक बर्थ मार्क है। हाँ, तो मुझे मेरे आई ने बचपन में कहा था कि तू हमारे पूर्वज से मतलब आया है। पैटर्नल साइड से किसी न किसी का बर्थ लेके आया है। आप जब कनेक्ट कर रहे हो वो सोल को, तो जो डेथ हुई है, उसके सोल के साथ कनेक्ट कर रहे हो? या फिर जिसने रीबर्थ लिया है एक बच्चे के फॉर्म में, 2 या 3 साल का वो बच्चा होगा, उसके सोल को आप कनेक्ट करते हो? बहुत अच्छा सवाल, गहरा सवाल है एक्चुअली, ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। अभी यहाँ पे आपको एनर्जी कैसे फ़ील हो रही है? आपके पीछे में एक लाइटिंग है, हाँ, वो आज बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रही है, अदरवाइज़ अच्छा। नहीं होती है। हेलो दोस्तों, दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। हमारे लाइफ में काफ़ी ऐसे इश्यूज़ रहते हैं, जिसके लिए हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन आज जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो हम ऐसा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने वाले हैं, जहाँ हम जो सराउंडिंग एनर्जीज़ है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो हमारे पितृज़ हैं, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट में काफ़ी सारे ऐसे डिस्कशंस हुए कि एक नए-नए खुलासे मिलते गए कि हम कैसे अपने इश्यूज़ को सॉल्व करते जाते हैं। एनर्जीज़ क्या रहती है, ये सब हमने डिस्कस किया है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो है डॉक्टर जिग्ना देसाई, जो एक
साइकिक रीडिंग है और साइकिक मीडियम भी है। तो ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है, काफ़ी हमने बेसिक रखने की कोशिश की है, लेकिन साथ-साथ एक डीप डाइव भी किया है। तो ये टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आएगा और प्लीज़ ये टॉपिक, ये पॉडकास्ट हर वो पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो आपके करीबी है, जिसको आप प्यार करते हैं, ताकि उनको भी ये पॉडकास्ट के थ्रू, ये एपिसोड के थ्रू एक ब्लेसिंग मिले, एक नई डायरेक्शन मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। हमारे लाइफ में काफ़ी ऐसे इश्यूज रहते हैं जिसके लिए हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे ज्योतिष हो गया, या फिर न्यूमरोलॉजी हो गई। वैसे आज एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने हैं, वो है साइकिक एबिलिटीज़। ये टॉपिक एक्चुअली दिखने में भी काफ़ी डीप है, समझने में भी काफ़ी डीप है और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है डॉक्टर जिग्ना जी। आप कैसे हैं? नमस्कार, मैं अच्छी तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये इसलिए हमने सोचा था कि हम काफ़ी इसके बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि एग्ज़ैक्टली ये साइकिक एबिलिटीज़ होती क्या है। क्योंकि जी, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो लोगों को पता रहते हैं, जैसे ज्योतिष हो गया, न्यूमरोलॉजी हो जी, गया, जी, जी, टैरो कार्ड हो गया, जी, लेकिन साइकिक एबिलिटी उतना लोगों को शायद तक कि पता नहीं है। जी, अवेयरनेस भी कंपेरेटिव कम है। जी, तो हम डायरेक्ट आज पॉडकास्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं साइकिक एबिलिटी के बारे में ये बताना चाहूँगी। एक्चुअली आजकल आपने सही कहा, साइकिक एबिलिटी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है साइकिक मतलब क्या है? तो लेट मी एक्सप्लेन इन अ वेरी क्लियर वे। साइकिक मतलब एक प्रकार की एबिलिटी होती है आपकी। हम कहते हैं ना दिव्य शक्ति या गुप्त शक्ति हम हुँ, कहते हैं हुँ। जो दिखाई नहीं देती है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो बट साइकिक एबिलिटी ऐसी है, इंट्यूशन भी होता है एक, लेकिन साइकिक एबिलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। जैसे साइकिक एबिलिटी होना मतलब उसमें अलग-अलग प्रकार की एबिलिटीज़ होती है। एक्चुअली आप या मैं मतलब हर किसी में एबिलिटीज़ होती है बाय बर्थ, बट उसको अगर आपको पहचानना है तो उसको आपको डेवलप करना पड़ता है। साइकिक एबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे कोई सुन पाते हैं मतलब उनको स्पिरिट्स की या शक्तियों की आवाज़ कानों में आती है, तो वो एक अलग प्रकार की एबिलिटी हो गई। जैसे किसी को दिखता है तो उनका थर्ड आई बहुत ही डेवलप होता है, उनको लोग दिखते हैं या जो आत्मा या स्पिरिट की बात करते हैं उनको लोग दिखते हैं। किसी को महसूस होता हम कहते हैं ना फ़ील होता है। हुँ, हुँ। अब जैसे हम बात करते हैं हम कहीं पे जा रहे हैं, तो एक रूम में एनर्जीज़ अलग होती है, तो फ़ीलिंग की एक एबिलिटी अलग हो तो वैसे अलग-अलग प्रकार की एबिलिटीज़ होती है हर किसी में, वैसे। तो जनरली हम जैसा कहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, शायद तक कि वो प्लेस हमारे नई रहती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें वेलकमिंग लगती है। हाँ। तो वो उसकी वजह से होता है? हाँ जी, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, लाइक हर कोई नहीं होता बट कुछ नंबर्स जैसे किसी की बर्थ डेट में 2 नंबर आ रहा है, तो दे आर वेरी इमोशंस इंट्यूटिव रहते हैं, साइकिक हमारी तरह जो लोग होते हैं, वो एनर्जी को सेंस कर पाते हैं। तो कहीं पे अगर वो एरिया में या एक रूम में जाते हैं, जैसे अगर हम ये रूम में आते हैं, तो एनर्जीज़ आपको फ़ील होती है। तो उनकी वो फ़ीलिंग वाली एनर्जी है, साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो ऐसे हर इंसान में, मनुष्य में अलग-अलग एबिलिटीज़ डेवलप होती है। जैसे हम तो ये फ़ील्ड में हैं, सो हमारे तो मोस्टली सारे क्लेयर्स 5-6 प्रकार के क्लेयर्स भी हम बोलते हैं, वो सारे डेवलप होते हैं। तो हम में तो होते ही है बट बाकी मनुष्य में कुछ-कुछ होते हैं, कुछ-कुछ नहीं होते हैं, वैसे। मैंने 3 क्लियर सुने थे, मतलब एक दिखना, सुनाई देना, हाँ, टेस्ट, टेस्ट। जी, ये है। हाँ, वो भी होता है। हाँ। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने बिकॉज़ जब भी हम कनेक्ट करते हैं स्पिरिट्स के साथ, तो हम मैंने जैसे बोला अलग-अलग तरीका हो गया है। जैसे कुछ ऑटोमैटिक राइटिंग जैसे मैं एक ऑटोमैटिक राइटर हूँ। सो स्पिरिट मेरे माध्यम के थ्रू मैसेजेस देखती है। तो व्हेयर आई स्टार्ट राइटिंग इन अ बुक मेरी आँखें बंद रहती है, स्पिरिट कनेक्ट होती है एंड मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो वो एक ऑटोमैटिक राइटिंग वो अलग हो गया है। उसे हम क्लेरो कॉग्निजेंस भी कहते हैं। वो एक अलग है, वो बाकी नॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आएगा। लेकिन टेस्ट की अगर आप बात कर रहे हो, तो जब भी हम क्लाइंट के साथ कनेक्ट करते हैं या उनके जो डिपार्टेड सोल के साथ टेस्ट, तो उनका जो फैमिली मेंबर या जो स्पिरिट था, उनको जो चीज़ें पसंद थी, वो टेस्ट भी हमको आता है, वो समझ में आता है। तो वैसे अच्छा। अलग-अलग चीज़ें होती है वैसे। कभी-कभी कान में बोल के जाती है, आपको कानों में आवाज़ आएगी। तो ये सारी बहुत डीप नॉलेज है।
मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए किसी को बंगाली मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब हाँ, वो उसके पास्ट बिल्कुल। बर्थ में, तो आपको वो टेस्ट यस, आएगा। यस, हाँ, डेफ़िनिटली जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, जिनके लिए, उनका। और हुँ। अगर हम लोग साइकिक है, तो अगर हम कोई एरिया में जा रहे हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कभी-कभी आपको बहुत ही खराब बदबूदार कहते हैं ना महक आती, महक नहीं बोल सकते हम उसको, बहुत ही गंदी वाली ऑर्डर स्मेल आता है, आती है, स्मेल आती है। ऑडर, हाँ। तो इसका मतलब है वहाँ की एनर्जीज़ अच्छी नहीं है। तो वो एक बैड स्पिरिट या बैड एंटिटी भी हो सकती है, लेकिन जब भी आपको अत्तर है, सैंडलवुड है, उसकी सारी खुशबू आ रही है, रोज़ है, इसका मतलब देवी-देवता है या एंजल्स है, उनका वहाँ पे आगमन है या उनका प्रेज़ेंस है, वैसे हम बोल सकते हैं। मेरी आई जनरली ये चीज़ कहती है कि जैसे हम इवनिंग में बैठे हैं, दिया वगैरह लगा दिया भगवान के सामने हुँ, और अचानक से एक अच्छी सी स्मेल आती है। हाँ नॉट जी, उदबत्ती, लेकिन एक अचानक से स्मेल आती है। तो मैं काफ़ी बार बोलता था कि अरे स्मेल अच्छी आ रही है। हाँ, तो वो बोलते कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो बोलना नहीं चाहिए कि अच्छी हाँ। स्मेल आ रही है करके। बिल्कुल, ये बोलना नहीं चाहिए बिकॉज़ कहते हैं ना कि फिर कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, जब भी हमने अगर धूप-बत्ती, कपूर नहीं लगाया, तभी अगर वो खुशबू आ रही, इट मीन्स देयर इज़ सम प्रेज़ेंस। तो वो आपको देवी-देवता या जो भी कुछ आपके पितृ हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा मानते हो उसको। लेकिन अगर जब भी आपको बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, तो वो समझो कि कोई स्पिरिट एंटिटी हावी हो रही है। तो फिर आपको क्लींजिंग वगैरह करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। ओके। जनरली जो लोग हैं मतलब व्हाई दे डू कम टू यू फॉर द साइकिक गाइडेंस? तो वेल अगर हम साइकिक मीडियमशिप की बात करें, साइकिक अलग चीज़ है, मीडियम अलग है। मीडियम इज़ अ पर्सन जो एक ब्रिज बनता है स्पिरिट के बीच में और हम जैसे ह्यूमन बॉडी के बीच में। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ईश्वर ने ये एक ब्लेसिंग्स दिए, मैं मीडियम बन सकी, और अगर कोई सीखता भी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बंदा मीडियम बन जाए, ये ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा या वो आत्मा डिसाइड करेगी। तो अगर मैंने आत्मा को उनके परिवार से कनेक्ट करा है, इसके लिए मुझे बोला जाएगा मीडियम, आई एम अ मीडियम। तो सेशन को हम बोलते हैं मीडियमशिप सेशन बोलते हैं। एंड साइकिक एबिलिटी उसी के अंदर आ जाती है, जिसके पास साइकिक एबिलिटी होती है वही ये मीडियमशिप कर पाते हैं। इसको वेसल कहते हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज़ वी आर द वन हू विल कनेक्ट एंड वी विल बी अ ब्रिज बिटवीन द 2 पीपल, द 2 डिफरेंट रिलम्स। ये हम पृथ्वी पे और वो उनकी एक अलग दुनिया होती है। जो लोग आते हैं आपके पास में, क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको ऐसा क्या मिलता है इसके थ्रू? येस वेल तो जैसे मैंने बोला कि 2 अलग-अलग चीज़ें। तो जो मीडियमशिप के लिए लोग आते हैं, वो जो लोग आते हैं, वो सिर्फ़ एंड सिर्फ़ डिपार्टेड सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए आते हैं। मतलब अगर किसी की फैमिली में है, किसी की अकाल मृत्यु हो गई, या वो फैमिली मेंबर्स अपने फैमिली जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, जिनसे मिल नहीं पाए, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, जिनसे वो बात नहीं कर पाए मरने के पहले, तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए वो फैमिली हम हमारे पास सेशन लेने आते हैं। हम कहते हैं ना, एक प्रकार का ग्रीफ हीलिंग हम उनको देते हैं। एक उस उसके द्वारा क्या होता है ना कि फैमिली को लगता है कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, तो वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। ऑल्सो साथ-साथ जो पितृ है, जिनको ऊपर जाके स्वर्गवास होके काफ़ी साल हो गए, लेकिन फैमिली में इश्यूज़ आ रहे हैं, हम कहते हैं ना पितृदोष है। कि हमारे पितरों की ये इच्छा थी, ये नहीं हो पाया, तभी भी ये सेशन के द्वारा हम उनको हेल्प कर पाते हैं। एंड साथ-साथ अगर हम साइकिक की बात करें, साइकिक एबिलिटीज़ की बात करें, तो खाली साइकिक एबिलिटी है, वो हम इन जनरल भी लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर किसी के लाइफ में इश्यूज़ है, मैरिज रिलेटेड है, या फिर कोई कहे कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, करियर रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें में साइकिक एबिलिटीज़ भी काम करती है। तभी हमको कुंडली है, टैरो है, कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये हमको गुप्त शक्ति मिली है। ये बाई जन्मों-जन्मों से आती है हमारे पास वैसे। मतलब इन अ वे आप कंसल्टेशन करते हो उसके थ्रू? या हाँ, सो बेसिकली जब भी हम लोगों को बताते हैं, सो पीपल रीच अस थ्रू साइकिक कि आप क्या साइकिक हो, बिकॉज़ सी एवरी टैरो रीडर, एवरी एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट बी अ साइकिक, बट अ psychic can become a tarot reader or astrologer or any एस्ट्रोलॉजर। modality they can do. बट साइकिक होने के लिए या तो वो, देखो, एक तो वो बचपन से होती हर किसी में, बट आपको उसको डेवलप करना पड़ता है। तो हर किसी में आना ज़रूरी नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ता है, किसी किसी में काफ़ी पास्ट लाइफ से आती है वो। ओके। मतलब जो हम कहते हैं कि हमारे जो लास्ट कर्मा है,
वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स कैरी जी। फॉरवर्ड होते हैं, वही आपको साइकिक एबिलिटी देते हैं। जी डेफ़िनेटली जैसे स्पेसिफ़िकली ये जन्म में हम या आप देखो आप भी अगर देखो कहीं न कहीं ऑकल से कनेक्टेड हो, आप जितने भी पॉडकास्ट लेते हो सारे हीलर्स वग़ैरह तो आप भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। आपने भी पिछले जन्म में कहीं न कहीं साधना या कुछ ये सारी चीज़ें की होगी जो नहीं पूरी हो पाई। वैसे ही हम लोग भले मैंने एक पर्टिकुलर ऐज के बाद ये जर्नी स्टार्ट करी, लेकिन मेरे पिछले जन्मों में डेफ़िनेटली ये मैंने साधना की होगी। तभी जाके इतनी गुप्त शक्ति आई है। जैसे मैंने बोला साइकिक एबिलिटीज़ होना बहुत ही एक हायर लेवल का वो हर किसी में नहीं होती है। इसके रिलेटेड और एक मैं क्वेश्चन पूछूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, जनरली कहा जाता है कि हम हमारा पास्ट बर्थ देख सकते हैं, मतलब देखना चाहिए जी, कि हमने क्या किया था या फिर क्या रह गया था हमारा। जी। तो ये भी आपने चेक किया था खुद के लिए साइकिक एबिलिटी के टाइम पे? जी, डेफ़िनेटली बिकॉज़ हम तो खुद ये फ़ील्ड में हैं तो हम मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं। देवी माँ का मैं माता रानी की उपासक हूँ, श्री विद्या साधक हूँ। सो डेफ़िनेटली हम मेडिटेशन ये सब करते हैं तो हमको हमारी पास्ट बर्थ हमको दिखती है। तो इसके लिए अलग-अलग मोडालिटीज़ होती है, आकाशिक है, पीएलआर है बट साइकिक के थ्रू भी हम देख पाते हैं कि पास्ट लाइफ़ में मैं क्या थी, कैसे मेरी डेथ हुई है, तो वी कैन डेफ़िनेटली सी ऑल दैट थिंग्स। इसका एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है? जैसे मैंने क्या बोला हर विद्या में हर विद्या यूनिक है। जैसे टैरो को एस्ट्रोलॉजी के साथ या एस्ट्रोलॉजी को साइकी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। हर विद्या की एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे एस्ट्रोलॉजी हम प्लैनेट्स के ऊपर ही बात करते हैं। जो बाय बर्थ आप प्लैनेट्स लेके प्लैनेटरी दशा के हिसाब से बात करते हो। टैरो है वो कुछ अलग है। साइकिक विद्या वो कंप्लीटली अलग है। तो डेफ़िनेटली आजकल अगर आप देखो तो आजकल साइकिक का क्रेज़ इतना देखो लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा तब तक लोगों को पता भी नहीं अरे साइकिक मतलब क्या? लोगों को लगता है साइकिक मतलब वो साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हो गया बिकॉज़ इट इज़ वेरी करेक्ट। फ़ैमिलियर राइट? हाँ। सो अभी-अभी लोग मोर ज़्यादा अवेयर हो गए। आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस आ गई है। आजकल देखो आप हर कोई अपने आगे-पीछे साइकिक लगाता है जबकि उनको वो पता भी नहीं होगा। तो वो एक्सपीरियंस से आता है, आपकी साधनाओं से ही आता है। एनर्जीज़ क्या रहती है? एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो वो हम कहते हैं ना फ़ील कर पाते हैं, हम उसको देख नहीं पाते। जैसे हम बात करते हैं ना कि मुझे यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। सो बेसिकली यहाँ की एनर्जी बहुत पॉज़िटिव है, लेकिन कहीं पे हम जा रहे हैं, वहाँ की एनर्जीज़ बहुत ख़राब है। हमें ऐसे कहते हैं ना घबराहट होती है, हुँ, हुँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, वी फ़ील लाइक जस्ट गोइंग अवे। तो वो एनर्जी फ़ील करवाती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हम उसको। ऑब्वियसली हम इसको कह सकते हैं कि एक पॉज़िटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों रह यस, सकती है। यस डेफ़िनिटली एनर्जीज़ अच्छी-बुरी दोनों होती और जैसे आपने एक बार हमारी बात हुई थी तब आपने बोला था इमोशंस क्या होते हैं। तो एनर्जी एंड इमोशंस अगर हम देखें तो इमोशंस कैसे बाहर निकल के आते हैं। हम कहते हैं ना अरे ये रो रहा है या ये दुखी है तो इमोशंस दिखता है उसको हम दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं बट एनर्जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस और कैन नॉट बी सीन। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमको कुछ करना है, हीलिंग करना है तो एनर्जीज कैन बी द रूट कॉज बिकॉज हम कहते हैं ना, इसके चक्रास ब्लॉक्ड है इसकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है राइट तो वो बंदा पॉजिटिव होगा अगर वो बंदा मतलब ठीक नहीं है या बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या सक्सेस नहीं मिला तो उसकी एनर्जीज कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है तो उस पे जब भी हम काम करते हैं तभी वो बंदा हम कहते हैं ना एनर्जी एंड इमोशंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे तो अगर वो बंदा ठीक नहीं है अंदर से तो वो दुखी दुखी दिखेगा तो एनर्जी के थ्रू इमोशंस दिख रहे हैं एंड वही बंदे पे हमने काम करा उसकी एनर्जी पे काम करा वो एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करा तो वो बंदा कैसा हो जाएगा खुश तो आपको इमोशंस दिखेगा तो वैसे एनर्जी इमोशंस साथ साथ चलते हैं मतलब हम कह सकते हैं कि इमोशन ये एनर्जी के लिए फेस है। हाँ डेफिनेटली क्योंकि हम काम जब भी हम करते एनर्जी के ऊपर रूट कॉज के ऊपर काम करते और उसका आउटकम जो रिजल्ट है वो इमोशंस है हमारे लाइफ में काफ़ी सारे गैप्स रहते हैं, जैसे इमोशनल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, मेंटल हो गया, जिसको हम साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। क्या ये इन गैप्स को फिल अप करने के लिए साइकिक एबिलिटीज़ हेल्प करती है? डेफिनेटली क्योंकि मैंने बोला जैसे आपको कि साइकिक एबिलिटी जो है वो सबसे ऊपर है
ये सारी जितनी विद्याएँ साइकिक देखो, आई नो सबके अपने-अपने व्यू पॉइंट्स अलग-अलग होते हैं। बहुत सारे लोग ये साइकिक एबिलिटी को नहीं मानते। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मानते कि ये साइकिक एबिलिटी क्या है, राइट? बट जो है सो है ना, वो भी डिपेंड करता है कि किसकी कितनी साइकिक एबिलिटी कितनी ज़्यादा डेवलप है। तो जो एक सही एक्सपीरियंस साइकिक एबिलिटी वाला बंदा होगा, पर्सन होगा, वो डिफरेंशिएट कर पाएगा। एंड डेफिनेटली अगर कोई क्लाइंट या कोई भी अगर आता है, दुखियारा जो है वो आता है, तो डेफिनेटली उसके इमोशंस है या जो भी आपने चीज़ें पूछी उसके रिगार्डिंग हम एज अ साइकिक हम उनको हेल्प कर पाते हैं कि कैसे बाहर आना। जैसे इमोशंस है, किसी पर्सन को डिप्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो एक प्रकार के उनकी इमोशंस भी हो गए ना, तो उस पे हम काम करते हैं कि ये आपको ये हो रहा है, आपको कैसे बाहर आना, हम काउंसलिंग करते हैं, हील करते हैं। और स्पिरिचुअल की भी अगर हम बात करें तो वो एक पर्सन स्पिरिचुअल है तो वो समझ में आता है हमको फिर। आप ये सब करते हैं तो इसमें आपका पर्सनल गेन क्या है? एक्चुअली पर्सनल गेन की अगर मैं बात करूँ तो शायद ऊपर वाले ने मुझे बनाया है इसके लिए। पर्सनल गेन तो मैं ये कहूँगी मुझे खुशी मिलती है। लोगों की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है। डेफ़िनेटली वी आर प्रोफ़ेशनल, वी आर डूइंग दिस एज़ अ बिज़नेस। हम बिज़नेस लेके बैठे हैं। हम कहते हैं ना लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलते। तो मैं पूरे हक से प्राउडली मैं कहूँगी डेफ़िनेटली एवरीबॉडी नीड्स मनी, मनी शुड फ्लो, लक्ष्मी भी आनी चाहिए। बट इसका रियल गेन की मैं अगर बात बोलूँ ना, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, मुझे भी अच्छा लगता है पैसा कमाना हर किसी को, बट वो जब भी एक क्लाइंट एक फीडबैक देता है ना, उसके मुँह पे जो फेस पे खुशी रहती है ना, कि मैम आपने आपके बोलने से ये हो गया, तो वो जो खुशी रहती है ना, क्लाइंट का सैटिस्फैक्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। किसी की लाइफ में मैं चेंज ला पाऊँ, उनकी लाइफ ठीक कर पाऊँ, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ले पाऊँ, उससे ज़्यादा गेन मेरे लिए क्या होगा? वो ब्लेसिंग्स ओके। मिलता है ना मुझे, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, ब्लेसिंग्स कमाना मतलब क्रेडिट पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। या वो कहते देखो हम कहते हैं ना पाप और पुण्य कर्म जो भी सब यहीं पे है ना। हुँ, हम हुँ। कहते हैं ना दवा भी कर लिया, दुआ भी कर ली, तो हम कहते हैं ना जब भी हमारा आखिरी समय रहता है, तभी फिर वो पैसा वाला हो, अमीर हो या गरीब हो, जाना तो सबको एक ही जगह पे। हुँ, हुँ। लेकिन उन्हीं के ऊपर ब्लेसिंग्स अगर किसी के, हम कहते हैं ना हम हमारे पेरेंट्स के या ईश्वर की या इतने लोगों का प्यार हमें मिलता है, तो ब्लेसिंग्स ही आपको काम आता है वैसे। अगर मैं गाइडेंस और प्रिडिक्शन इन दोनों को बाजू में रखूँ, हुँ। तो साइकिक जो रीडिंग है, वो कैसे हेल्प करती है या फिर और डीप कैसे इसकी हेल्प होती है हमें? साइकिक रीडिंग की हम बात करें, तो देखो साइकिक रीडिंग लोगों में अलग-अलग प्रकार से, एक तो मैंने बोला आती है। किसी के पास कोई स्पिरिट होती है, किसी के पास एंजल की शक्ति होती है। हर मनुष्य के लाइफ में फ्रॉम द चाइल्डहुड एंजल्स, देखो एंजल्स हम कैथोलिक में या वहाँ पे हम कहते हैं, और मुस्लिम्स इस्लामिक लोग हैं वो लोग फरिश्ता बोलते हैं, और हम करेक्ट। हिंदुओं में कहते हैं देवदूत है। हुँ, तो एनर्जीज़ एनर्जीज़ होती है, या हमारे गार्डियन एंजल या हमारे पितृ जो अभी तक रिकार्नेशन नहीं हो तो उनकी एनर्जीज़ हमको हेल्प करती है। या अगर जैसे मैं कहूँ कि मैं माता रानी की साधक हूँ, तो हमें जो शक्तियाँ प्रदान करती है तो माता रानी ही बोलती है। ठीक है? तो हम इसके द्वारा लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं क्योंकि ये नेचुरली आती है, जो सामने वाले के लिए सही हो। अभी जैसे मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम सिर्फ़ प्लैनेट के द्वारा उनको रेमेडीज़ ही दे सकते हैं कि ये प्लैनेट है, राहु है, शनि तो इसकी यही रेमेडी है, राइट? या कुछ और टैरो के थ्रू गाइडेंस देखा तो ये आया उसके लिए। बट जब हम साइकिक रीडिंग करते हैं तो उसमें क्या डिफ़रेंस पड़ता है? हमको नेचुरल फ़ॉर्म में एक शक्ति है जो हमें मदद कर रही है। तो शक्ति के द्वारा हम लोगों की मदद डीपर लेवल पे कर सकते हैं। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक, मतलब वो पता भी नहीं चलेगा कि कभी आपको वो एनर्जी, वो गाइडेंस काम लग जाएगी। जैसे आपने देवदूत की बात की थी, जी। तो इसके लिए और एक हम कहते हैं कि गण, कि भगवान के गण, देवी के गण, जी। तो इसका कभी आपको ऐसा ये हुआ है कि द फ़ील हुआ है कि जी, डेफ़िनिटली बहुत अच्छा पूछा। मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। जब भी मैंने ये फ़ील्ड में मैं आई, तभी मुझे डेफ़िनिटली मेरे लाइफ़ में एंजल्स मुझे दिखने लगे, फेदर्स दिखने लगे, एंड देवी शक्ति की उपासना में मैं काफ़ी टाइम के बाद आई, बिकॉज़ कहते हैं कि ये कॉलिंग होती है। नेचुरल कॉलिंग आपको आ जाती है।
हम खुद नहीं इसको चूज़ करते, ऊपर वाला हमको ये रास्ते के लिए हमको चूज़ करता है। तो डेफ़िनेटली हम जब साधना करते हैं, ये हमने हमारे गुरु से सीखा है, उनके भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। फिर हम जो मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो जैसे-जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं, तो हमें डेफ़िनेटली देवी दर्शन देती है अलग-अलग प्रकार से। तो वो जो एक मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो हुँ। अलग ही एक मिरेकल है। मतलब अगर मैं किसी को बोलूँ तो अरे! ये नॉर्मल पर्सन को डायरेक्टली नहीं होता। ये मैंने जैसे बोला लास्ट जन्मों से आया और हम इतनी साधना करते हैं। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको डीप में उतरना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। जब भी आप ध्यान करोगे तभी आपको ये सारी चीज़ों के दर्शन होते हैं, वैसे। एक रहता है इंट्यूशन, तो इंट्यूशन का आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? मेरी लाइफ़ की बात करूँ तो मेरे लिए इंट्यूशन ही सब कुछ है। बिकॉज़ उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मतलब वो नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। मैंने जैसे कहा ना कुछ लोग इसको नहीं मानते कि अरे ये क्या इंट्यूशन है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जिनके पास जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये सब काम नहीं करता है, तो या तो उनके पास ये विद्या है नहीं। मैंने कहा ना इसके लिए हमें किसी भी विद्या का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास ये विद्या है तो उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज़ हर एक विद्या यूनिक है। और इंट्यूशन की बात करें तो वो डेफ़िनेटली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ इंट्यूशन से मुझे सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है। एनर्जी रीड कर पाती हूँ, मुझे कुंडली खोलनी नहीं पड़ती, मुझे कार्ड्स नहीं देखने पड़ते हैं। सो इसके ऊपर क्या होगा? इंट्यूशन मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। इस मतलब हर किसी को आसानी से नहीं मिलती है ये। 2 पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा। हाँ जी। फर्स्ट है कि आपका आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था कि जिसकी वजह से आप ये पाथ को आपने चूज़ किया? बहुत अच्छा सवाल पूछा। डेफ़िनेटली मेरे लाइफ़ में काफ़ी चेंजेस आए हैं करियर में। हम कहते हैं ना कि हमें ऊपर वाला चूज़ करता है, सेम वे मेरे साथ भी हुआ। बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन करा है भवंस कॉलेज से, एंड मैंने आर्किटेक्चर करा था स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से। फिर मैंने 10 साल बॉलीवुड में काम किया एज़ आर्ट डायरेक्टर। तो मैंने काफ़ी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड किया, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। लेकिन कहते हैं ना शायद मैं बनी थी इसके लिए। तो आफ्टर माय सेकंड प्रेगनेंसी आई गॉट सम कॉम्प्लिकेशंस। तो मुझे लगा मैंने इतना बैक पेन इश्यूज़ वगैरह हो गए थे जो एक नॉर्मल लेडीज़ को होती प्रेगनेंसी के बाद। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से 3 साल मैं घर पे थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। फिर मैंने सारी दवाई सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं हो मेरे पे असर नहीं हो रही थी। मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें ख़राब होती, बट मेरे पे असर नहीं हो रही थी। तभी मैंने सोचा इतने पैसे डाल दिए अभी और हीलिंग में डाल दूँ। तो कोई सिखा रहा था, मैंने मेरी जो फर्स्ट मेंटर है उनसे सीखा है, चलो सीखते हैं। वो सीखा मैंने अपने आप पे, उसको एम्प्लॉय किया, इम्प्लीमेंट करा तो मुझे अच्छा लगा। फिर और सीखा, सीखती गई, इतनी आगे बढ़ गई कि अभी पीछे देखने का कोई ये नहीं। मतलब वो कहते हैं ना एक हमने नहीं, द डिवाइन हैज़ चोज़न मी ऑन दिस पाथ। शायद मैं बनी ही हूँ इसी के लिए कि लोगों की सेवा करूँ या लोगों को गाइड करूँ मैं। हमने काफ़ी एक लाइट वे से टॉपिक को स्टार्ट किया है। जी। लेकिन हम और डीप में जाएँ उसके पहले मैं एक चाहूँगा कि द आप थोड़ा-सा आपका बैकग्राउंड दीजिए। हुँ, हुँ। आपका ये फ़ील्ड के रिलेटेड या फिर ये प्रोफ़ेशन के रिलेटेड आपका एजुकेशन क्या हुआ है? ताकि लोग जो व्यूअर्स हैं, वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ और ये टॉपिक के साथ भी कनेक्ट कर पाएँ। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड पहले ये नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे कहते हैं ना पिछले जन्मों से आती है चाइल्डहुड, मैं फ्रॉम चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। देखो ये फ़ील्ड में ना वही लोग आते हैं, एक तो जो ज़्यादा इमोशनल है, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वही लोग इसमें जल्दी से आते हैं क्योंकि वो लोगों के इमोशंस को फ़ील कर पाते हैं। हम कहते हैं ना वी आर एन एम्पैथ, एम्पैथी होती है, ये एम्पैथ होना, लोगों को फ़ील कर पाना। तो वैसे मैं बचपन से बहुत ही सेंसिटिव थी, इमोशनल थी, बट कभी सोचा नहीं था मैं इसमें आऊँगी। मुझे हाँ, देवी माँ के मंदिर जाती थी, मुझे रोना आता था, मुझे समझ में नहीं आता था मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने तो मेरे करियर में अगर देखें तो मैंने ग्रेजुएशन करा कॉमर्स, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। साथ-साथ मैंने मेरे फैमिली का जो बिज़नेस है इसके लिए मैंने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से काफ़ी अच्छा कोर्स करा, डिप्लोमा मैंने करा। मैंने बड़े-बड़े आर्किटेक्ट्स के साथ काम करा है, एंड काफ़ी डिज़ाइनिंग करी है। फिर मैंने 10 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैंने काम करा एज़ अ आर्ट डायरेक्टर। दैट वाज़ फुल ऑफ फेम, ग्लैम वर्ल्ड आपको भी पता है। तो काफ़ी अराउंड द वर्ल्ड मैंने ट्रैवल करा है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करा है।
बट एक टाइम ऐसा आया उसके बाद आफ्टर 10 इयर्स ऑफ वर्क, मुझे तभी भी कभी नहीं लगा मैं कभी इसमें जाऊँगी। फिर उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी मेरी हुई, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी आ गए थे। तो उसके बाद तभी मुझे लगा कि चलो मैं कुछ नया हीलिंग में सीखती हूँ। तो उसके द्वारा मैंने किसी से हीलिंग सीखा। फिर मुझे लगा कि चलो ये हीलिंग से मुझे चेंजेस आ रहे हैं। फिर मैंने मेरी हीलिंग जर्नी चालू करी कि नहीं, तभी पूरा मेरा वो करियर साइड पे रह गया। कंप्लीट फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स मैंने स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी मोडालिटी सीखी है। यू जस्ट नेम इट एंड आई कैन जस्ट सी अबाउट इट। फिर वो एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, आकाशिक हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, सारी मॉडलिटीज़ मैंने सीख रखी है। बट कहते हैं ना आकाशिक रीडिंग हो, बट होल एंड सोल कहते हैं ना, एक इंसान का अगर इंट्यूशन पावर या एक ऑन द स्पॉट या साइकिक एबिलिटी अच्छी हो, इंट्यूशन बहुत अच्छा, आपकी साधना सबसे ऊपर आता, आपकी साधना। जब भी आप साधना करने लगते हो ना, तभी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो कि आपको किसी ने कहा होगा या नहीं, हम्म, लेकिन आप में एक एनर्जी दिखती है कि नो नॉनसेंस, केयरिंग भी है और एक मदरलीहुड भी एनर्जी है। थैंक यू। तो आपको किसी ने कहा ऐसा या फिर आपको फील हुआ ऐसा? थैंक यू सो मच, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच हर्षल जी फॉर दिस। या डेफिनेटली, बिकॉज सी अगर आज हमारे पास इतने क्लाइंट्स है या फॉलोअर्स है, तो डेफिनेटली उनको, और ये हम हमारे बारे में देखो, हमारे बारे में तो ऑडियंस ही बता पाएगी, हम हमारे बारे में जज कैसे करें। बट डेफिनेटली मुझे मेरे फॉलोअर्स की, मेरे जो क्लाइंट्स के बहुत फीडबैक आते हैं कि मैम, हमने देखा कि मार्केट में बहुत लोग पैसा लेके काम करते हैं, बट आपका ये नेचर अच्छा लगता है कि एवरी फॉलो-अप के लिए आप पैसे नहीं माँगते हो। आप बिना पैसे भी कभी-कभी हेल्प, हाँ, पैसा ज़रूरी लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए। बट वो कहते हैं ना, एवरी टाइम मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो लोग मुझे बोलते हैं कि जिग्ना जी, आपसे बात करके ही इतना हमें अच्छा लगता है ना कि आधी परेशानी हमारा जो भी डिस्टर्बेंस है वो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो डेफ़िनेटली वो एक अच्छा फैक्टर है जो लोग हमें बोलते हैं, जो मैं लोगों से सुनती इनफैक्ट। सो अच्छा लगा आपने भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया तो। सिक्स सेंस, फिर बाद में थर्ड आई और उसके बाद में प्रीमोनिशन। जी। इनका क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्या-क्या रोल प्ले करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। डेफ़िनेटली अगर हम थर्ड आई की बात करें, सी एक्चुअली सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आपने इसको बाइफरकेट करके पूछा, बट सारी चीज़ें एक ही है। अगर एक चीज़ आपके सी इंट्यूशन कहाँ से आता है? आपका थर्ड आई हम जो कहते हैं ना, शिव जी का थर्ड नेत्र ओपन होता है तभी वो ब्रह्म पूरा जला देती सृष्टि को। वैसे ही थर्ड आई, हमारा थर्ड आई जो हम कहते हैं चक्र जो होता है, अगर हम इसको डेवलप कर दें, या हमारा क्राउन चक्र जो ऊपर होता है उसको हम डेवलप करो, थर्ड आई तो मेन होता है। अगर वो आपका एक्टिवेट हो गया, तो हम चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड अगर आप जो बात करो हम सेंस कर पाते हैं, तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। और सारे क्लेयर्स मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, सेंस करने की एबिलिटी एक अलग होती है। लेकिन हाँ, अगर आपका थर्ड आई ओपन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू ही कनेक्टेड होगी। और इंट्यूशन की भी अगर आप बात बोले, तो इसी के थ्रू आती है। ये सारे चक्रस आपके अपर चक्रस होते हैं, वो स्पिरिचुअल के लिए होते हैं। अगर हम क्राउन चक्र, थर्ड आई, थ्रोट की बात करें, हार्ट चक्र तक, बाकी के नीचे के चक्रास होते हैं वो मटीरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी में आ जाती है। हम सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आने वाला कुछ, हम कहते हैं ना, बहुत लोगों को इंट्यूशंस होते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि मेरी तरह कंप्लीटली साइकी को ये प्रोफेशन में हो। लेकिन हमने देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं मुझे इंट्यूशन आने लगता है पहले से कि ऐसा होने वाला है, गलत होने वाला है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मैं जाऊँगी तो ऐसा होगा। तो वो ईश्वर उनको एक शक्ति देती है। तो वो हर किसी में मैंने इंट्यूशन होता है, उसको डेवलप करना होता है आपको। तो डेफ़िनिटली चीज़ें कनेक्टिविटी में आती है। इंट्यूशन जीन्स में रहता है? मैं ऐसे तो नहीं कह सकती जीन्स में होता है, ठीक है? ये ऐसे भी हम कह सकते हैं आता है, लेकिन आपको डेवलप करना पड़ता है। हम कहते हैं ना, देखो, अगर हम एक पीढ़ी से आए, हमारी डीएनए, हम कहते हैं 7 पीढ़ी, हमें पता नहीं हम कितनी पीढ़ियों से हम आ रहे हैं। तो डेफ़िनिटली हमारी 7 पीढ़ी के, देखो, सारी दुनिया में जितने 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में हर जगह पे होता है। तो डेफ़िनिटली हर किसी के डीएनए में आता है। बट किसी का ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का नहीं होता है। जैसे किसी की अगर हम बात करें, कोई ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कोई ज़्यादा एंगर वाला होता है। तो वैसे ही क्वालिटीज़ या इंट्यूशन की बात करें,
वो हर इंसान में होती है, बट किसी का एक्टिवेट हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता है। अगर मैं इसमें कहूँ कि वो पर्सन कितना स्पिरिचुअल है, उससे भी फ़र्क पड़ता है? डेफ़िनिटली पड़ता है, बट अगर हम देखें, तो कभी-कभी कुछ लोग, देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिनके इंट्यूशन से ज़रूरी नहीं कि वो स्पिरिचुअल में हो। जबकि स्पिरिचुअल वाले तो इंट्यूशन अच्छा होता ही है। जैसे अगर हम देखें, तो बहुत लोग हैं जो कॉर्पोरेट फ़ील्ड में हैं, या आप जैसे पॉडकास्टर्स हैं या बाकी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके भी इंट्यूशंस अलग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको भी भनक हो जाती है। जैसे मेरे हस्बैंड भी कॉर्पोरेट में, तो उनका भी इंट्यूशन लेवल अच्छा है। बहुत लोगों को समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करने से ये होगा, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी को माने। हम कहते हैं ना, कुछ लोग भगवान की पाठ पूजा हमेशा करते हैं, कुछ लोग दिल में ही मानते हैं मेरे दिल में भगवान है। तो ऐसा तो दोनों चीज़ें अलग-अलग है, बट डेफ़िनिटली इंट्यूशन स्पिरिचुअल की बात करें तो इंट्यूशंस होता, वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल वाले इंट्यूशन ज़रूर होता है लेकिन। एंटिटी, स्पिरिट्स या फिर ऐसे कुछ फिनोमेनॉन कि जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ये चीज़ क्या रहती है? देखो, हम जैसे लोग हैं वो साइकिक एनर्जीज़ को पहचान सकते हैं, स्पिरिट्स वगैरह को, ठीक है? नॉर्मल लेमैन है, उनको समझ में ही नहीं आएगा। अगर उनके आस-पास एंटिटीज़ है या भारीपन आ रहा है, तो उनको समझेगा ही नहीं कि एंटिटीज़ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा उनके लाइफ में। तभी उनको हम जैसे लोगों के पास कंसल्टेशन के लिए आना, बिकॉज़ हम तो ये सारी चीज़ें करते हैं। हम स्पिरिट से कनेक्ट करते, तो हमको समझ में आ जाती है कि स्पिरिट का प्रभाव है या कोई एंटिटी है, सो वी कैन डेफिनिटली रिकॉग्नाइज़ दैट एंड वी कैन हेल्प द पीपल। क्या ये एंटिटीज़ आपको अफ़ेक्ट करती है? एक्चुअली हाँ भी और ना भी। डेफ़िनिटली बिकॉज़ एनर्जीज़ बहुत हेवी होती है, ठीक है? अभी देखो कोई हमारे पास आ रहा है, तो डेफ़िनिटली वो खुश होके तो नहीं आता हमारे पास। अगर वो प्रॉब्लम में तभी वो हमारे पास आता है। तो डेफ़िनिटली उनकी जो एनर्जीज़ होती है, हमको भी इफ़ेक्ट करती है, राइट? बट लाइक वी आर इनटू सो मैनी शक्ति उपासना एंड ऑल, तो हमको पता है हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है या कैसे एनर्जीज को क्लियर करना है, तो इफेक्ट तो डेफिनेटली होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा एक्चुअली। जब भी मैंने ये मीडियमशिप स्टार्ट करा था, तभी इतना मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि क्या इसके प्रोज़ एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, "अरे! तू ये क्यों कर रही है? तुझ पे इफ़ेक्ट करेगा।" राइट? एंड इनफैक्ट मेरे पेरेंट डेफ़िनेटली, एक बच्चे के लिए उसके माँ-बाप चिंतित हो, तो मेरे पेरेंट, मेरी माँ ने भी मुझे बोला, "तू ये सब क्या कर रही है? तुझ पे इफ़ेक्ट होगा।" सो डेफ़िनेटली एज़ अ पेरेंट वो लोग पूछते हैं। तो तभी थोड़े टाइम के लिए मुझे लगा, अरे! मैं पैसे के लिए ये क्यों करूँ? मतलब उस फिर मैं बीमार पड़ूँगी, ये मैं क्यों करूँ? ज़रूरत नहीं है, मेरे पास और मोडालिटीज़ है। फिर बहुत सोचा-सोचा, थोड़े टाइम के लिए बंद करा मैंने ये चीज़। साइकिक एबिलिटीज़ की बात करी, साइकिक सेशंस की बात करी, बाकी सारा तो मेरा चालू था। कुछ 1-2 महीने के लिए बंद रखा। बट फिर मैंने ईश्वर को पूछा, हे ईश्वर, आपने मुझे, जब ये मुझे करना ही नहीं था, तो आपने मुझे ये बनाया ही क्यों? या आपने ये शक्ति क्यों दी? बिकॉज़ ये शक्ति हर किसी के पास नहीं होती, स्पिरिट से कनेक्ट करना। तो मतलब तो फिर ये शक्ति मुझे दी क्यों आपने? तो अगर आपने ये दी है, तो तभी डेफ़िनेटली आपने लोगों का उद्धार हो सके, तभी आपने मुझे माध्यम या चैनल बनाया। तभी मैंने बोला, बॉस जो होगा देखा जाएगा। अगर ऊपर ऊपर वाले ने मुझे बनाया ये शक्ति के साथ, तो डेफ़िनेटली उसका हल भी ऊपर वाला निकालेगा, वो मुझे थोड़ी कुछ होने लेगा देगा। और इसी के द्वारा अगर आप देखो, तो जब हम स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं, तो फिर तो ऐसा हो गया, मैंने कुछ आत्माओं से पूछा भी, जो सोल्स होती है, कि आपको क्या लगता है मैं ठीक कर रही हूँ? मैंने आपसे बात करी, मैंने आपको बुलाया, व्हाटएवर आई एम डूइंग इज़ राइट। तो मुझे लिटरली वो लोग ब्लेसिंग्स देते हैं कि नहीं-नहीं जिग्ना जी, आपने बहुत अच्छा किया, ब्लेसिंग्स आप करो। तो उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, वैसे। कोई स्पेसिफिक ऐसा आपको केस पता है कि या फिर याद आ रहा है कि जहाँ पे थोड़ा-सा आपको हेवीनेस काफ़ी ज़्यादा हो गया था लाइफ़ में? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज़ एक्चुअली तो मैंने इतने सारे सेशंस करे, तो इतने साल से करी, इतना तो याद नहीं रहता, बट कुछ-कुछ चीज़ें जो अगर मैं मेमोराइज़ करूँ, तो जो मेन-मेन मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक तो आपने देखा होगा हमारे बॉलीवुड के लीड सुशांत सिंह जी, जिनके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, उन्होंने सुसाइड किया और कुछ लोग बोलते हैं उनका मर्डर हुआ है। तो डेफ़िनेटली अगर हम देखें, तभी हमारे इंडिया में भी उसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं था, हुँ। साइकी क्या होता है।
तभी मैंने भी यूट्यूब में मेरा वीडियो बनाया था, मेरा बहुत वायरल हुआ था। और वो भी मैंने ऐसे ही नहीं बनाया था, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला, "जिग्ना जी आप तो इतना जानते, अब क्यों नहीं बनाते?" तो मैंने बोला, "भाई वो फ़ेम के लिए, टीआरपी के लिए मैं किसी एंटिटी के साथ मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं, मैं मतलब पब्लिसिटी के लिए इनको मैं क्यों यूज़ करूँ, हुँ, राइट?" हुँ। बट मुझे फिर वो सोल, सुशांत जी की सोल दिखाई देने लगी। मैं जब रात को उठी, तो वो एंटिटी चाहती कि हम उनसे कनेक्ट करें। फिर जाके मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े, काफ़ी लोगों ने सराहा उसको। फिर उसके बाद अगर हम देखें, मैं ज़्यादा ओपनली नहीं बात करूँगी, बट ये कहना चाहूँगी, अगर आपने देखा होगा अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था, राइट? तो वहाँ से भी एक जिनकी डेथ हो गई थी, वो बहुत ही बुरा एक हादसा था हमारे, अगर देखने जाए तो वर्ल्ड में। तो उनके जो फैमिली मेंबर थे, उन्होंने मुझसे कनेक्ट करा। उनका कोई फैमिली का रिलेटिव था जो वो फ्लाइट में था, जिनकी डेथ हो गई। तो ऐसे सारे केसेस हमारे पास आते, तो जब भी हम कनेक्ट करते तब हमें भी बुरा लगता है, इवन वी फील लाइक क्राइंग। बिकॉज़ देखो, जो दुःख उसके ऊपर है, हम तो इसको झेल रहे हैं, हम एवरीडे उनसे बात कर रहे हैं। एंड येस, कुछ एंटिटीज़ रहती है जिनको हमारे साथ कनेक्ट नहीं करना होता है। हमारे साथ नहीं, इन द सेंस, अगर बहुत पुरानी सोल है या बहुत साल पहले उनकी डेथ हो गई है, या जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, या जिनको जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको वापस नहीं आना है, तो वो लोग हमसे कनेक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगाती है, तो एग्रेसिव हो जाती है। मैंने कुछ 2-3 एंटिटी में देखा है, हमारे पास जो क्लाइंट है वो किसी और के पास जाके आए कि हमने हमारे पेरेंट्स से या जो मर गए तो उनसे कनेक्ट करना चाहा, बट वो कनेक्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनको कनेक्ट नहीं करना था, उनकी जो मर मर गए थे जो लोग, उनको नहीं करना था। फिर वो मेरे पास आए, तो जब मैंने भी कनेक्ट करना स्टार्ट करा, एक एंटिटी थी, सोल थी, तो उनको नहीं करना, तो गुस्सा कर रहे थे। लिटरली मैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू करती हूँ, मेरा मेन जो वही है। तो लिटरली ना हमारा हैंड हैवी हो जाता है, एकदम गुस्से में वो स्टैबर करते हैं ना, हम कहते हैं हुँ, हुँ। स्टबन हो जाते हैं। फिर मुझे उनको शांत करना पड़ता है, प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाए। फिर वो शांत होते हैं, तो एनर्जीज हमको समझ में आती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, हर एंटिटी का अलग अलग प्रभाव होता है हमारे ऊपर वैसे। सुशांत जी के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जब आपने कनेक्ट किया था, तो आपको कैसे फीलिंग आ रही थी? वेल, इट वाज़ गुड। गुड से ज़्यादा तो मैं ये बोलूँगी, जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो फीलिंग की अगर बात करें, डेफ़िनेटली हम जो कनेक्ट करें वो अच्छा सेलिब्रेशन तो नहीं था, वो इट वाज़ अ बैड सेलिब्रेशन, उनकी डेथ हो चुकी है। तो फीलिंग भी एक हमें भी इमोशनल बना देती है। हमको भी बुरा लगता है उनके लिए कि किसी की डेथ कैसे हो गई, या कैसे वो आखिरी साँस ले रहे थे, तो वो बहुत पेनफुल, हमारे लिए भी पेनफुल। देखो, खुशी वाला फीलिंग तो कभी नहीं होता। हाँ, जब भी वो सोल खुश होके कुछ अपने फैमिली को मैसेज देती है कि मैं बहुत खुश हूँ, तभी तभी फीलिंग हमको अच्छी आती है, वरना जो जा चुके, वो फैमिली से बिछड़ चुके, स्पेसिफिकली जो यंग लोग हैं जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिप्रेसिव फीलिंग आता है कि अरे ये बेचारा दुनिया से चला गया। जो ओल्ड सोल है, जो एक पर्टिकुलर उम्र के बाद गए, तो उनके लिए इतना नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी जर्नी पूरी ख़त्म करके जा चुके रहते हैं। तो अलग-अलग फीलिंग्स आती है हर एंटिटी के साथ कनेक्ट करने पे। एनर्जी, एंटिटी, घोस्ट, स्पिरिट, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, एनर्जी में सारी चीज़ें आ जाती है, अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी कैन बी गुड और बैड, ठीक है? और दूसरा क्या पूछा? स्पिरिट। स्पिरिट, घोस्ट। या तो सी स्पिरिट भी अच्छी-बुरी दोनों एनर्जी में सारी चीज़ आ जाती है, राइट? और स्पिरिट की अगर हम बात करें, तो स्पिरिट एक एंजल की हो सकती है, या हम कहते हैं ना कि पितरों की हो सकती है, या एक शक्तिशाली जो जैसे कहते हैं ना हम भगवान है या एंजल्स है, तो उनकी स्पिरिट होती है, ठीक है? और घोस्ट की बात करें तो जो मर जाते हैं, जिनकी आत्मा भटक रही है, जो भूत प्रेत जो हम बात करते हैं वो घोस्ट, लोग उनको घोस्ट बोलते हैं, या कहते हैं ना हॉन्टेड प्लेसेस हो जाती है, तो उसको हम भूत कहते हैं या घोस्ट कहते हैं। तो अलग अलग है, मतलब अलग अलग एंटिटीज हो गई। स्पिरिट कैन बी ऑल्सो गुड एंड बैड, एंड घोस्ट तो घोस्ट ही होता है, वो तो जल्दी से यूजुअली वो खराब ही होती है, बट हाँ, कुछ घोस्ट अच्छे भी होते हैं। लोग इसको बोलते कि अरे ये तो भूत है, बट अरे वो भूत क्यों आया है, वो घोस्ट क्यों आया है? और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सारी चीज़ें एक ही है, खाली वो कहते हैं ना अलग-अलग कैटेगरी बनी कैटेगरी गई है अलग है। एक्चुअली। बिकॉज़ देखो, लेमैन को अगर पता नहीं, वो तो यही बोलेगा, अरे ये भूत है, घोस्ट है।
बट हमको पता है यार वो बेचारा दुखी घोस्ट है या बुरी आत्मा है या अच्छी आत्मा है, राइट? सो एक्चुअली इट्स इंटरकनेक्टेड या इट्स वन एंड द सेम ओनली। अगर लेमैन को फ़ील करना है, फिर फ़ील करवा के लेना है कि या फिर आइडेंटिफ़ाई करके लेना है कि पर्टिकुलर एक सोल है या फिर कोई एंटिटी है, तो वो कैसे कर सकता है? देखो सबसे पहले तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम किसी लेमैन को ये बताएं कि तुम कैसे फ़ील कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो जनरल में हम नहीं बताते, ठीक है? इसके लिए या तो हमको सिखाना पड़ता है उनको, उसके लिए वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। क्योंकि अगर लेमैन है तो उनको खाली ये समझेगा कि अरे एनर्जी, जैसे मैंने सिंपल में बोला कि अगर खराब स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो वो मतलब खराब एनर्जी है। सिंपल में अगर मैं समझाऊँ तो। और अच्छी खुशबू आ रही तो अच्छी एनर्जी है। बट वो एंटिटी है, एक स्पिरिट है, खराब आत्मा, बुरी आत्मा, वो लेमैन के लिए जानना डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है, शक्ति उपासना करनी पड़ती है। तभी इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, इतने एंटिटीज़ के साथ कनेक्शन करने के बाद ही हम समझ पाते कि ये कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं। हाँ जी। जैसे एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो एक पर्टिकुलर रूम में जाता है, हुँ, उसको काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फ़ील हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 रीज़न रह सकते हैं। एक, कोई एंटिटी है जिसकी वज़ह से उसको फ़ील हो रहा है, जी। या फिर सेकंड, जहाँ पे एंटिटी नहीं है लेकिन कहीं पे सीलन है, या फिर वो एरिया ही ऐसा है कि जो थोड़ा-सा कोल्ड है वो पर्टिकुलर एरिया। तो वहाँ पे पर्टिकुलर वो चीज़ को समझना, क्या एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है ये चीज़? नहीं, नॉर्मल इंसान तो नहीं समझ सकता है। जो इंसान ये एनर्जीज़ को मैं जैसे मैंने क्या बोला, हर किसी में क्लेयर्स होते हैं, बट डेवलप किसी-किसी में होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर मैं 2 पर्सन को खड़ा करती हूँ, ठीक है? तो एक पर्सन बोलेगा अरे मुझे तो वो एसी में जा रहा है, एसी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको वो फ़ील होगा तो भी वो समझेगा ही नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जो दूसरा पर्सन होगा, उसका इंट्यूशन लेवल अच्छा डेवलप है, थोड़ा उसको समझ में आ रहा है, तो उसको समझ में आता है कि अगर वो जैसे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे एसी रूम के अंदर है, तो नॉर्मल पर्सन को तो यही लगा अरे ये एसी चालू है। एसी रूम में, करेक्ट। नहीं समझेगा ना, क्योंकि एसी और उसमें कंपैरिज़न कैसे, तो नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू दैट। तो इसके लिए वो शक्तियाँ चाहिए, तो जैसे अगर मुझे समझ में आएगा कोई अगर एंटिटी, तो समझ में आएगा, अच्छा कोई एनर्जी है। वो एक आभास होता है हम लोग को, है ना? वो ऐसे ही रैंडमली कहीं से गूगल, इंस्टाग्राम से हम नहीं सीख सकते। इसके लिए शक्ति चाहिए, साधना करनी पड़ती है। इट्स नॉट ईज़ी कि चॉकलेट निकाला हो गया, इट्स लाइक दैट। एक रिसेंट मैंने पॉडकास्ट किया था हुँ, मोनिता जी के साथ में, हुँ। जिन्होंने स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर बात की थी, जिसमें उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अ, एक सोल वर्ल्ड रहता है, जहाँ पे सारे सोल इकट्ठे रहते हैं, और उनमें से एक-एक पार्ट बाहर निकल के, मतलब मेन सोल वहीं पे रहता है, लेकिन उनमें से एक पार्ट बाहर निकल के एक ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लेता है। तो आप इससे बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत डीप है ये, लेमैन को शायद समझेगा भी नहीं, बट मैं कोशिश करती हूँ समझाने के लिए। देखो सिंपल है, अगर हम हमारा गरुड़ पुराण पढ़े, हिंदू के कल्चर की बात करें, तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि मरने के बाद अलग-अलग लेवल्स होते हैं, फायर में जाना पड़ता है, उनको उसमें डुबाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और अगर कहीं किताबों में पढ़े या अलग-अलग जगह पे पढ़े, तो भी होता है कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है? मैं इसके बारे में बताऊँगी आगे, बट मैं सिंपल सवाल आपको पूछना चाहती हूँ। जब तक आप या मैं, ये तो चलो ऊपर वाले ने मुझे विद्या दी है, शक्ति दी है कि मैं एक स्पिरिट या सोल से कनेक्ट कर सकती हूँ। बट मुझे बताओ इसका प्रूफ़ क्या है? इसका प्रूफ़ कुछ भी नहीं है, करेक्ट। राइट? अगर मैं बात करूँ, बट हमको समझ में आता है क्योंकि वो हम उनसे प्रूफ़ माँगते हैं कि ये स्पिरिट है। लेकिन अगर हम बात करें, अभी भी हमको भी कुछ-कुछ चीज़ें दिखती है जब हम स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू योर क्वेश्चन, उसके पहले मैं कुछ चीज़ बताऊँगी। मुझे बता, आप में या कोई भी, जब तक हमारी लाइफ़ एंड नहीं होती है, उसके बाद की लाइफ़ क्या है, वो तभी हमें पता चलेगी। करेक्ट। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इसका कोई प्रूफ़ लेके आ सकता है कि इसके बाद क्या देखा? नहीं दे हुँ, हुँ। सकता। तो ये हुँ, सारी हुँ। किताबी ज्ञान है, या जिन्होंने जो महसूस करा है, या हम कहते हैं ना किसी की डेथ हो गई और वो वापस आया है, ऐसा भी हुए हुँ, मिरेकल्स। तो वही पर्सन बता सकता है कि आफ्टर द डेथ जर्नी क्या है। जो लोग राइट। अलग-अलग चीज़ें बताते हैं, वैसे मैं भी बता सकती हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है। बट मेरा ये मानना है कि जब तक हम मरते नहीं उसके बाद, क्योंकि देखो
ऊपर वाला भी तो बोलेगा ना भाई तेरे को इतना ज्ञान तो दे दिया कि तू स्पिरिट से कनेक्ट करे, उससे आगे मैं सारा थोड़ी रहस्य बता दूँ, मतलब जो गुप्त है, सारी चीज़ें अभी से तुमको वो दुनिया के बारे में बता दिया तो फिर हो गया ना, लोग मतलब विल टेक इट वेरी ईज़िली। बट आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जैसे कि एक दुनिया होती है डेफ़िनेटली जब हम स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं या सोल से कनेक्ट करते हैं, उनकी एक दुनिया अलग होती है। हम कुछ-कुछ चीज़ें धुंधली-धुंधली देख पाते हैं कि वो हेवन है या कुछ अलग अपनी दुनिया में बहुत सारी सोल्स है, वो अपनी जर्नी में आगे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हमको ज़्यादा नहीं दिखाई देता। ऊपर वाला उतना ही एक लिमिट रखा है। लेकिन ये भी होता है, हमने जैसे बहुत जगह पे हमने हमारे गुरु से भी सीखा हुआ है या अलग-अलग जो ज्ञानी लोग हैं, ख़ास कर के जो ये सारी डीप रहस्य हमने हमारे गुरु से सीखा है। तो अगर हम देखें तो एक ही जो बॉडी होता है, हम कहते हैं जब भी हम मरते हैं ना, तभी हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो हम वापस जीवन लेते हैं, ठीक है? और जैसे आपने बोला एक ही ये होता है, ठीक है? उसमें से अलग-अलग बॉडी पार्ट्स जैसे आपने बोला वो अलग-अलग रूप में हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जिग्ना हूँ। अलग-अलग जो एक एटम था या जो भी था उसमें से अलग-अलग एनर्जीज़ निकली, एक जिग्ना के फॉर्म में आई, एक कहीं और फॉर्म में आई, किसी और कंट्री में, एक फॉर्म आया किसी और कंट्री में। तो येस ऐसा भी होता है। मतलब ये सब रहस्यमयी जनरली चीज़ें हैं ना हाँ, मतलब। जनरली कहा जाता है कि 7 फॉर्म्स रहते हैं। हाँ, वो बोलते हैं ना कि 7 चेहरे रहते हैं अलग-अलग, हुँ, हुँ। पर ये सब हमने सुना, हमने कहाँ देखे हुँ, हैं हुँ। 7। ट्रू। सो जब तक आई पर्सनली बिलीव जब तक मैं देखूँ नहीं, तब तक मैं चीज़ों को नहीं मानती हूँ, ठीक है? बट हाँ, ये होती कि हम जैसे लोग होते हैं दुनिया में एंड ऊपर से जो शक्ति आ रही उसके अलग-अलग फॉर्म में हम बँट जाते हैं, वैसे। कॉन्शियसनेस के ऊपर मैं पूछना चाहूँगा, कॉन्शियसनेस बॉडी का पार्ट है या फिर सोल का पार्ट है? हुँ, बॉडी का पार्ट तो हम नहीं कह सकते, बॉडी तो चलो हर किसी के पास स्पिरिट अगर आत्मा आ जाएगी तो बॉडी आ जाती है, राइट? तो अगर हम कॉन्शियस की बात करें, सबकॉन्शियस की बात करें, देखो बॉडी एंड एक स्पिरिट वो आत्मा के बिना एक मिलन हो ही नहीं सकता। खाली बॉडी कुछ काम की नहीं, कॉन्शियस रह के वो क्या करे? कॉन्शियस मतलब अवेयरनेस होना, है ना? व्हेन वी आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, अगर अभी हम लोग कॉन्शियस है ना, हम लोग कॉन्शियस है कि अभी हम कैमरा में देख रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर आत्मा भी तो एक वो तो कहते हैं ना आत्मा दिव्यश वो भी तो होनी चाहिए। उसके बिना एक लाश बैठती है तो क्या कॉन्शियसनेस आएगा, राइट? तो डेफ़िनिटली दोनों चीज़ साथ-साथ चलती है। जब आप साइकिक प्रैक्टिस करते हो, तो जो आपका इनर वॉइस है, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ऑब्वियसली एक इंट्यूशन का एक पार्ट रहता है, लेकिन उसके सिवा जो इनर वॉइस है आपकी, वो कैसे पार्ट काम में आती है आपके? देखो, जब भी हम कनेक्ट करते हैं एंटिटी के साथ या डेफ़िनिटली हमारा जो हम बिलीव करते हैं, बिकॉज़ देखो कभी-कभी क्या होता है हम बोलते हैं ना प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग से सोचो, दिल से मत सोचो। लेकिन कभी-कभी कहते हैं ना दिल से सोची हुई चीज़ भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो वैसे ही जब हम कनेक्ट करते हैं, तो डेफ़िनिटली हम दिल से सोचते हैं। तभी हम लोगों को ज़्यादा बेटर वे में हेल्प कर पाते। सो आई ऑलवेज़ बिलीव इन माई इनर वॉइस, बिकॉज़ मैंने देखा जब भी मैंने इनर वॉइस की बात सुनी जो अंदर से कॉलिंग आ रही है, जैसे मैंने आपको बोला कहीं पे अगर जाना है तो मुझे इन अंदर से कॉलिंग आती है कि भई इधर नहीं जाना है, कुछ तो बुरा होने वाला है। और मैंने तो क्योंकि देखो ये सारी शक्तियाँ बिल्ड होती है, एक नॉर्मल पर्सन में भी होती है बट हमारे जैसे जो लोग हैं उसमें ज़्यादा डेवलप होती है, तो हमको समझ में आता है इनर वॉइस जब बोलता है कि ये मत करो, ये करेगी तो वो हो जाएगा। तो वो हम डेफिनिटली इनर वॉइस प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने सुप्रीम पावर मतलब भगवान की बात की, स्पिरिट के बारे में बात की, साइकिक एबिलिटीज़ की बात की, लेकिन इसमें जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? देखो डेफिनेटली फिजिकल बॉडी काम करती है, बिकॉज़ हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे पास डायरेक्ट नहीं आते। इसके लिए वो एक आत्मा को या ह्यूमन फिगर को भेज देते हैं हमारे पास हमारी हेल्प करने के लिए। तो डेफिनेटली फिजिकल बॉडी का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया अलग है, वो दुनिया अलग है। आप अगर और कुछ मेरे को डीप में कुछ क्वेश्चंस पूछो देन आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू मोर इन दिस। मतलब जैसे अ, आपकी एबिलिटी या फिर आपका नॉलेज, आपका स्पिरिट उस चीज़ों के लिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है तो?
डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अगर हम फ़िज़िकल देखो, जो है वो हमारा शरीर है। अगर मैं सिर्फ़ आत्मा या स्पिरिट ही बन जाऊँ तो मैं जाके कैसे हेल्प करूँगी? अगर आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि कुछ स्पिरिट है वो उसके पास शक्ति या बहुत कुछ है बट वो हेल्प नहीं कर पा रही। तो हुँ, वो एक ह्यूमन फ़ॉर्म का सहारा लेती, या तो ह्यूमन के शरीर में आ जाती है। सो ये एक अच्छा सवाल है। मैं जब भी कनेक्ट करती ना तो मैं मेंटल लेवल पे कनेक्ट करती हूँ स्पिरिट से, फिजिकल लेवल ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मेंटल लेवल पे कनेक्ट होना मतलब ट्रांस में जाके, या अलग एक ऑरा पे, या एक अलग जोन में जाके ट्रांस लेवल में कनेक्ट करना। फिजिकल बॉडी से मैं ये ऑटोमेटिक राइटिंग या नहीं करती, मतलब मेरे शरीर के अंदर, वो कहते हैं ना वो हम नाचने लगते हैं वो शरीर हुँ। के अंदर, नहीं वो नहीं। इट्स आधा आधा, इट्स नॉट फुली, बट इट्स जस्ट अ पार्शियल पार्ट ऑफ दैट। एंड अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें तो डेफिनेटली फिजिकल बॉडी भी सही होनी ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी खराब है, समझो एग्जांपल, अगर मेरी फिजिकल बॉडी ठीक नहीं चल रही है तो मेरा इंट्यूशन काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो भाई देखो, फिजिकल बॉडी हमको मनुष्य अवतार मिला है। फिजिकल बॉडी को कुछ भी हो, हम कहते हैं ना कि भले हमारी उम्र हो गई बट दिल हमारा जवान है। हुँ, हुँ। हमारी साधना, हमारा मेमोरी पावरफुल होना चाहिए। वैसे ही शरीर कैसे भी हो जाए, बट हमारी जो शक्तियाँ होती हैं, इंट्यूशन पावर रहता है, वो हमेशा जन्मों-जन्मों तक चलती रहती है। अ, हमारे सनातन में 2 चीज़ें रहती हैं। हुँ, एक रहता है कि डेस्टिनी और सेकंड चीज़ रहती है फ्री विल। ऑब्वियसली एक सेक्ट कहता है कि सिर्फ़ डेस्टिनी है, फ्री विल नहीं है। दूसरा सेक्ट कहता है कि नहीं, फ्री विल के लिए एक स्पेस दिया गया है हुँ। कि आप आपका जो डेस्टिनी है उसको पाने के लिए आपकी तरफ से आप जैसे भी जाना चाहो आप जा सकते हो वहाँ पे। तो ये दोनों के लिए कोई पर्सन फॉलो कर रहा है, एक फ्री विल से जा रहा है, तो साइकिक एनर्जी या फिर साइकिक एबिलिटी इनमें कैसे हेल्प करती है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। डेफ़िनिटली देखो, कभी-कभी क्या होता है, अगर हम लाइफ़ की बात करें, तो डेफ़िनिटली कभी-कभी फ्री व्हील को हमको साइड पे रखना पड़ता है। डेस्टिनी है। अगर समझो सिंपली कि अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो पैशन है, या अगर मेरा जो इनर कॉलिंग अलग है, ठीक है? लेकिन मुझे सिंपल अगर शब्दों में कहूँ तो समझो मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, ये सारी चीज़ें, मुझे कुछ और ही चीज़ों में इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे पता है कि ये काम करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या एक मटेरियल लाइफ़ की बात करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, तो जो डेस्टिनी मेरा है, या अगर मेरे ग्रहज़ या प्लैनेट्स या मेरे लिए जो सही है, वो प्रैक्टिकली मैं सोच के उस पे चलूँगी। लेकिन जो इंसान अगर डेस्टिनी के हिसाब से चल रहा है, कमाने के हिसाब से चल रहा है कि उनको ये चीज़ें अपने करियर के लिए करनी चाहिए, वो ठीक है। लेकिन साथ-साथ आपका जो पैशन है, आपका जो फ्री विल है, उसको भी फ़ॉलो करो। दोनों को बैलेंस करके चलो। एंड अगर आप हमारी बात करें, तो विथ आवर साइकिक रीडिंग एबिलिटी डेफिनिटली वी कैन हेल्प दैट पर्सन कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम्हारे लिए जो डेस्टिनी में देखो, डेस्टिनी क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझें डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी हमको अभी नहीं समझ में आती। डेस्टिनी मतलब एक मंज़िल होगी, हमको क्या करना है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर मेरे साथ ये हुआ, तब हम बोलते हैं ना मेरी डेस्टिनी में यही लिखा था, मैंने सोचा कुछ था, हुआ कुछ और। वैसे भी हम कहते हैं, लेकिन साइकिक एबिलिटी के थ्रू डेफ़िनिटली हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि तुमको तुम्हारे फ्री विल के हिसाब से जाना है, या डेस्टिनी में जो लिखा है। जैसे अगर डेस्टिनी की बात करें, प्लैनेटरी पोज़ीशंस, तुम्हारे ये फलाना-ढिकना, ये जो भी ग्रह प्लैनेट्स है, तो ये हिसाब से तुमको यही करना चाहिए, ये हिसाब से तुमको यही करना चाहिए। लेकिन जब भी हम शक्ति या माता रानी की आराधना करते हैं, तभी हम ये चीज़ नहीं करते। तभी शक्ति उपासना करने के बाद अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं, प्लैनेट्स कहता कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा। लेकिन अगर तुम आध्यात्मिक में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो ये सारी चीज़ें नलीफ़ाई हो जाती, उसके इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो आप अपने आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। हाँ, जो भाग्य में लिखा है, वो होने वाला है। बट सिंपल है, मैं इतना कहूँगी सिंपल लैंग्वेज में, कि मैं कहूँ कि तुम्हारे कुंडली के हिसाब से लिखा है कि वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है, तुम गिरने वाले हो। तो वो गिरने ही वाले हो तुम। लेकिन जब तुम आध्यात्मिक में जाते हो, या फ्री विल, या लोगों की मदद करते हो, तभी आप खड्डे में तो गिरोगे लेकिन शायद तुमको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, वो कवर अप हो गया। तो ऐसे दोनों चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं हम। जो सोल रहता है,
ऑब्वियसली जो बॉडी फॉर्म में नहीं है, उसको फ्री विल रहती है? डेफ़िनेटली उनकी भी फ्री विल होती होगी, बिकॉज़ वो भी तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ़ में। लेकिन जैसे हमसे बहुत सारी स्पिरिट्स कनेक्ट करती है, तो वो बोलती है, कुछ स्पिरिट्स ऐसी रहती है जो कहते हैं हमें कि बस अभी मेरा ख़त्म हो गया, उनको मोह-माया में नहीं पड़ना अभी मैं। उनको उनके फैमिली के प्रति भी, क्योंकि वो मोह-माया से बाहर आ गए। देखो, मरने के बाद क्या होता है, इंसान का कुछ भी नहीं है। मरने के पहले इंसान को लगता है 12-13 दिन तक हम जो करते हैं रिचुअल्स, तभी वो जो सोल आत्मा रहती है वो फैमिली के, कहते हैं ना, इसके लिए 12-13 हम क्यों रखते हैं, क्योंकि तभी वो जो आत्मा है इंसान की, वो वहीं पे भटकती है, उसको वापस शरीर में आना होता है। तभी उसकी फ्री विल, उसकी इच्छा रहती कि मैं मेरे फैमिली के पास आऊँ, उसका बच्चा रो रहा है या उसका पति या उसकी पत्नी रो रही है, उसके माँ-बाप रो रहे, तभी वो चाहता है आत्मा जो भी है, एंटिटी जो भी, वो चाहती है, उनकी फ्री विल ये रहती कि मैं आऊँ वापस। लेकिन एक बार उसके बाहर निकल जाते, फिर उनका फ्री विल कुछ भी नहीं रहता, उनको मोह-माया कुछ होती नहीं है। हैप्पी फीलिंग, खुशी फीलिंग, क्योंकि वो एक उनकी अलग ही दुनिया होती है। उनको ये मोह-माया से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ लेना-देना ही नहीं है उनका। लेकिन एक चीज़ कही कही जाती है कि जब एक सोल उसको जब बर्थ लेना रहता है एक ह्यूमन फॉर्म में, तो वो खुद के पेरेंट्स खुद ही ढूँढता है और वो बैकग्राउंड के हिसाब से वो फिर बर्थ लेता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये एक्चुअली सारी चीज़ें डेस्टिन होती है, अगर हम कहें ना, ऊपर वाले ने सारी चीज़ें बना के रखी है। पहले से सारी तय होती है ये चीज़ कि ये जो हम इनके इनके यहाँ पे जन्म लेने वाले, या कहते हैं ना, बच्चा किसी की कोख में जा रहा, तो वो सिलेक्ट करता है कि मुझे कहाँ जाना है। मरने के पहले या जन्म लेने के पहले एक जो आत्मा है, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि जब भी एक इंसान की मौत होती है, तभी वो वापस जन्म लेगा। अगर वो ऊपर वाले ने चाहा, देखो, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मरने के बाद यहाँ पे किसी की मौत हुई और वहाँ पे जन्म हुआ, जो हम यूजुअली देखते हैं, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं होता है। मरने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट पल में उनको ह्यूमन फिगर नहीं, ह्यूमन बॉडी नहीं मिलता। जन्मों-जन्मा लग जाते, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते। ये इसके लिए तो हम कहते हैं हमको ह्यूमन बॉडी को बहुत वैल्यू देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमको हमारे शरीर को, बॉडी को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज़ ये ह्यूमन फॉर्म हमको बहुत जन्मों के बाद, बहुत तपस्या के बाद मिला है। तो जब भी हम यहाँ से जाते हैं, तो अगर कोई इच्छाएँ अधूरी है, तो ही हम वापस ह्यूमन फॉर्म में रिकार्नेट होंगे, वरना सालों साल तक भटकते रहेंगे, या तो मोक्ष मिल जाएगा या हम वापस जन्म लेते। तभी अगर हम मर जाते हैं, तभी जो भी मर जाते हैं एक्स वाई जेड, वो डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ पे, किसके घर पे जन्म लेना, वो सारी चीज़ें डिसाइडेड होती है। ये ऊपर वाला डिसाइड करता है, एक्चुअली देखने जाए तो चलाने वाला ऊपर वाला, हम कोई भी नहीं है। इमोशंस के ऊपर आऊँगा मैं। जो हमारे इमोशंस रहते हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि कुछ ट्रॉमा रहता है, जो कभी भी बाहर आ सकता है किसी भी एज में। तो ये इमोशन जो हमारे बाहर आती है, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या ये सोल का प्लान रहता है? सोल मतलब आप हमारी खुद की सोल की बात कर हाँ, रहे हो? मतलब जस्ट हाँ। एग्ज़ाम्पल हुँ। हाँ, हमारी खुद की सोल लास्ट बर्थ में सपोज़ किसी को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा आया है या फिर सडन डेथ हुई है। अभी वो रिग्रेट शायद तक कि उसके माइंड में अभी भी है, मतलब सोल में अभी भी है। हुँ। और नए जो बर्थ हुआ है, जो नया बर्थ उसको मिला है एज़ अ ह्यूमन फॉर्म, तो वहाँ पे वो इमोशन उसके थ्रू बाहर आ रहे हैं। डेफ़िनिटली, बिकॉज़ अगर हम कहें तो ये, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक बॉडी है या एक आत्मा है, वो जन्म तभी लेगा जब उनकी कुछ चीज़ें बाकी रह गई। तो इससे हमको यही समझना, जो भी लाइफ़ में अभी के करंट सिचुएशन, जिसको भी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ रहे, ट्रॉमास हो रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या हैवीनेस लगता है, तो वो कहीं न कहीं, या रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, या उनका फाइनेंशियल ब्लॉकेजेज़ है, सारी चीज़ें पैटर्न्स होती हैं। तो डेफ़िनेटली पास्ट लाइफ़ में, उनकी पास्ट बर्थ में ये सारी चीज़ें, सिंपल मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊँ, तो अगर किसी को फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो वो पर्सन है, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पर्सन अपने पास्ट लाइफ में किसी को परेशान किया रहेगा पैसों को लेके, तभी जाके उसको ये लाइफ में पैसों की तकलीफ हो रही है।
ठीक है? रिलेशनशिप की बात करें, अगर समझो मैं मेरा ही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मेरा रिलेशनशिप XYZ के साथ अच्छा नहीं है, फिर वो सास हो या पति हो या दोस्त हो, सिंपल एज़ दैट, किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो मेरा रिलेशन अगर मैं दोस्त की बात करूँ, तो किसी एक स्पेसिफ़िक दोस्त की बात करें, अगर उनके साथ मेरा अच्छा नहीं है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये कार्मिक है। पास्ट लाइफ से वो चलते आ रहा है। तो या तो मैंने मेरे पा अगर समझो मैं परेशान कर रही हूँ किसी को या मुझे कोई परेशान कर रहा है, मुझे कोई जब परेशान कर रहा है तो इसका मतलब मैंने मेरे पास्ट में उसको परेशान किया होगा। तभी ये जीवन में वापस आता है घूम फिर के हमारे। तो ये जीवन हमको यही सिखाता है कि हमको इसी जन्म में इसको बैलेंस करना है। अगर मैं कहूँ कि मेरी सास मुझे बहुत हैरान करती है, ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, कि अगर मेरी सास मुझे बहुत हैरान करती है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा, अपने आप को समझा देखो, हम किसी सामने वाले को तो नहीं समझा सकते, हमको ही सुधरना है या हमको अपने जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो यही फ़र्क पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स अवेयरनेस कि हमको लोगों से कैसे डील करना है। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा कार्मिक है। मैंने मेरे पास्ट लाइफ में डेफ़िनिटली मैंने मेरी सास को बहुत टॉर्चर किया होगा, तभी इस जन्म में वो बदला लेने, रिवेंज लेने आए हैं। तो मुझे क्या करना है, सिंपल है, मुझे कोशिश करना कि जब भी वो गुस्सा रहे तो मैं शांत हो जाऊँ। मुझे यही पकड़ के चलना है कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इनको झेलना है। सिंपल एज़ दैट, तभी आपकी लाइफ़ सिंपल होगी ना। अगर सामने वाला भी झगड़ा करे, हम भी झगड़ा करें तो लाइफ़ वही रिपीट होगी। मैं फिर से मरूँगी, उनकी भी डेथ होगी, फिर वही जीवन कंटिन्यू होगा। सो इट्स बेटर हमें इसी जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहीं पे कट कॉट्स करके हमको बैलेंस करना और उसको उस पे जीना सीखना पड़ेगा कि उसको बैलेंस कैसे करें। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा। जी। अभिमन्यु प्राण प्रभु जी हैं इस्कॉन से। हुँ, उन्होंने पॉडकास्ट में एक कहानी सुनाई थी कि एक मेल चिड़िया और फीमेल चिड़िया अपने घोंसले में रहते हैं, एग्स रहते हैं वहाँ पे। लेकिन एक राजा रहता है जो वो घोंसले को आग लगा देता है। हुँ, अपने बच्चों को मतलब वो एग्स को बचाने के लिए वो काफ़ी प्रयास करते हैं वो चिड़िया। लेकिन दोनों चिड़िया उसमें मर जाते हैं, लेकिन उसमें मरते वक़्त उनकी पहले आँखें जल जाती है। हुँ। ये जब प्रोसेस होता है, तब वो उसको श्राप देती है कि तुझे 100 जन्म बिना पुत्र के ही रहना पड़ेगा और 100वें जैसे ही तेरा 100वाँ जन्म आएगा, 100th बर्थ आएगा, तब तेरे 100 पुत्र मरेंगे और तू अंधा पैदा होगा। वो था धृतराष्ट्र। ओह! येस, ये भी स्टोरी तो मैंने भी सुनी। डेफ़िनिटली होता है, इसके लिए हम कहते हैं ना, किसी की आपने जब मुझे पहले बोला कि मैं क्या गेन करती हूँ, तो मैं यही गेन करती कि लोगों के ब्लेसिंग्स मुझे मिलते हैं। अभी आपको भी पता, हमें किसी की हाई नहीं लेनी चाहिए, किसी का कर्ज़, किसी को गलती से भी दुखी नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता हमारी कौन-सी चीज़ सामने वाले को बुरी लग जाए। देखो कभी-कभी होता है, हम इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करते या सेकंड थर्ड पर्सन ने बोल दिया, अरे इसने तेरे बारे में ये बोला, ठीक है? या किसी ने, समझो एग्ज़ाम्पल हम बात करें, आप नॉर्मली मुझसे बात करें, बट मुझे ऐसा लगा कि आपने इंटेंशनली किया, जबकि आपने इंटेंशनली नहीं किया। तो वैसी भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर तो तभी आप एक बार का बच जाओगे, लेकिन अगर आपने इंटेंशनली हर्ट किया, सामने वाले को इतनी तकलीफ़ दी, तभी वो जो सामने वाले की हाई निकलती है ना, बददुआ, वो बहुत, इसके लिए लोग डरते क्यों? अरे भाई बददुआ किसी की मत लो। जो हम कहते हैं ट्रांसजेंडर्स आके बोल के, लोग क्यों डरते क्यों उनसे? क्योंकि अगर वो बददुआ दे के गया तो भाई तुम्हारी लाइफ खत्म। इसके लिए बददुआ किसी की नहीं लेनी चाहिए, कर्ज किसी का नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर जाने अनजाने, अनइंटेंशनली भी अगर हमसे गलती हुई, सिंपल है, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे से जाने अनजाने में, ठीक है? अगर कोई कुछ काम कर रहा था, ठीक है? अगर मैं उसकी भागीदारी हो गए, जैसे हम नागिन देखते हैं, नागिन मूवीज़ वगैरह हुँ, देखिए, कि एक नागिन की हत्या करी, तो उसके साथ जो खड़ा था वो नागिन, वो उसको भी नहीं छोड़ती है। हुँ, हुँ। वैसे ही हमारे साथ भी होता, अगर अनइंटेंशनली भी किसी को कुछ चोट आई, अगर हम उसी ज़ोन में या उनका हमने साथ दिया, समझो आप कुछ गलत कर रहे हो और मैं आपके साथ थी, जबकि मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। लेकिन वो जो जिसकी डेथ हुई उसको तो यही लगेगा ना, या लाइफ में इश्यू, उसको तो यही लगेगा ना, आपने किया और मैंने किया। तो उसकी पाप की भागीदारी मैं भी बन गई। तो ये सारे कर्म, ये हमको इधर का इधर ही भुगतना है। इसके लिए कहते हैं ना, कुछ भी करो, किसी के साथ गलत कुछ मत करो। जितना हो सके
फ़ॉरगिव करो, अच्छे पुण्य सेवा भाव हम क्यों करने बोलते हैं? सेवा करो, डोनेट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं 100 पाप करो फिर गंगा नहा लो, ऐसा नहीं होता है। अपना दिल अच्छा रखो, लोगों के लिए सबकी रिस्पेक्ट करना, छोटा-बड़ा नहीं होता, हर किसी इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। जो आपने बैलेंसिंग एक वर्ड यूज़ किया, आई गेस सो एनर्जी का जो मेन फंडामेंटल जो काम रहता है वो बैलेंसिंग ही रहता है। जब तक वो बैलेंसिंग है तब तक सब कुछ ठीक है। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। एनर्जीज़ बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर देखो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम, हम कहते हैं ना बीपी आता है किसी को, बीपी हाई भी अच्छा नहीं, लो भी अच्छा नहीं। वैसे ही एनर्जी, इसके लिए कहते हैं ना 5 तत्व ह्यूमन बॉडी में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई भी एक तत्व, अगर हम कहते हैं कि जो वाटरी तत्व जो होता है, अगर वाटर एलिमेंट अगर वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाएगा, ओवर इमोशनल सेंसिटिव हो जाएगा। और पृथ्वी तत्व और ज़्यादा बढ़ गया एक्सट्रीम, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा बंदा। तो सारे जो तत्व होते हैं वो बैलेंस में होना चाहिए, तभी दुनिया चलती है। क्या अनसैटिस्फाइड जो सोल रहते हैं, अतृप्त आत्मा, वो पृथ्वी पे रहते हैं? या अगर हम कहते हैं ना कि पितृलोक में जो गए, तो डेफ़िनेटली ये होता है। अभी हम कहें कि गुड सोल एंड बैड सोल, सिंपल है। अगर किसी की, एक तो देखो 2 है, 2 अलग-अलग प्रकार की स्पिरिट्स या आत्मा होती है। स्पिरिट एंड आत्मा इज़ वन एंड द सेम एक्चुअली। तो अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है? कोई बंदा जो यंग था ख़ास करके, अगर वो जा रहा था बाइक पे या कहीं और उसकी मृत्यु हो गई और उसको लाइफ़ में बहुत कुछ करना था, लेकिन उसकी डेथ हो गई, वो कुछ नहीं कर पाया। तो देखो वो आदमी या वो औरत जो भी जिनकी डेथ हुई, अगर वो ह्यूमन फ़ॉर्म में भी वो आत्मा अगर अच्छी होगी, तो थोड़ी देर के लिए तड़पेंगे कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, तो थोड़े टाइम के लिए वो भटकती रहेगी। तो किसी न किसी ज़रिए, अगर वो अच्छी सोल है तो किसी न किसी ज़रिए उसकी मुक्ति हो जाएगी। बट अगर कोई ऐसा कोई शैतान था जो ह्यूमन फॉर्म में भी, आजकल कहते हैं ना शैतान है, इतना करप्ट आदमी है, या जो बहुत ही ख़राब काम करता है, मर्डरर है या फलाने-ढिकना जो भी है। तो अगर वैसे लोगों की अकाल मृत्यु होती है, तो ऐसा बंदा तो ऑलरेडी खराब था ह्यूमन फॉर्म में, तो मरने के बाद भी तो वो वही सोचेगा ना, अरे! मैं मेरे साथ ऐसा, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा, मैं इसको। तो वैसे टाइप की आत्मा है ना, वो तो भटकेगी, ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ देगी। अगर हम कहते हैं ना आत्मा पकड़ लेती किसी को, तो ऐसी आत्मा ही पकड़ती, क्योंकि उनको ये जीवन में ये उनको मनुष्य कहते हैं ना बॉडी चाहिए, ह्यूमन बॉडी चाहिए वापस आने के लिए। तो ऐसी जो आत्मा रहती है ना, देखो सिंपल है, अच्छी आत्मा है वो अच्छा ही सोचेगी। मरने के बाद भी देखो आत्मा तो आत्मा ही है ना, मरने के बाद वो अलग नहीं होने वाली है ना। हुँ, खाली हाँ, थोड़े टाइम तक वो करेक्ट। उदास रहेगी कि मुझे मेरे फैमिली के पास जाना है, फल जो भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल गो क्वाइटली। हाँ, अगर उनको मुक्ति का रास्ता नहीं मिला है, कुछ उनकी इच्छाएँ अधूरी रह गई, जैसे अगर कोई अपने बच्चे को छोड़ के चल बसे, तो उनका बच्चा छोटा, तो डेफ़िनिटली वो आत्मा है, वो भटकेगी ज़रूर, बट वो किसी को तकलीफ़ नहीं देगी। तो वो जो आत्मा है किसी न किसी के द्वारा किसी को मैसेज देगी, तो कोई ना कोई उसका रास्ता निकल जाता है, लेकिन वो तकलीफ़ किसी को नहीं देगी वैसे। अनएक्सपेक्टेड डेथ रहती है, हुँ। अकस्मात मृत्यु हम जिसको कहते हैं। तो क्या ये डेस्टिनी रहता है या फिर फ्री विल रहती है? देखो एक्चुअली इसके बारे में तो कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है? बिकॉज़ अगर हम फ्री विल की बात करें, तो कोई भी अपने मर्ज़ी से तो मरना नहीं चाहेगा। बहुत कम लोग हैं जो सुसाइड करते हैं कि मुझे मर जाना है, ठीक है? तो कुछ केसेज़ में अनएक्सपेक्टेड जो डेथ है, कुछ केसेज़ में अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है जब भी उनकी फ्री विल नहीं होती है। जैसे किसी को मार दिया जाता है, तभी डेफ़िनिटली उनकी फ्री विल नहीं थी, राइट? और किसी-किसी की फ्री विल रहती है जो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है? एंड ऐसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि एक्चुअली ऊपर वाले ने, ये चित्रगुप्त जो हम कहते हैं या ब्रह्मा जी जो इनके बारे में लिखता है, इनके बारे में लिखा होता है कि इनकी ये टाइम पे डेथ होने वाली है। या पहले से ही सारा एक एक बन जाता है। शास्त्रों में या एक बुक लिखी जाती है, जिनके बारे में सारा लिखा रहता है कि ये छोटी एज में इनकी डेथ हो जाएगी या एक पर्टिकुलर एज के बाद इनकी डेथ हो जाए। सारी चीज़ें ये एक रिटन या फाइल होती है। डेस्टिनी भी हम नहीं बोल सकते, मतलब बट ये लिखी हुई रहती है। बट फ्री विल, डेफ़िनिटली यूजुअली फ्री विल हर किसी की नहीं होती है, बाय चॉइस नहीं होती। वो ऊपर वाले ने लिखी। आप देखो, अगर हम देखें तो बहुत लोग सुसाइड
करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? इसके लिए हम कहते हैं कि भाई तुम सुसाइड मत करो। एक तो गलत है करना, राइट? सबको तकलीफ होती है। प्लस मुझे बताओ, क्या गारंटी है सुसाइड करने से वो बंदा 5वें माले से गिरा है 10वें माले पे? क्या गारंटी है कि वो नीचे गिरा तो मर ही जाएगा? हम्म। अगर फ्री ट्रू। विल होती तो मर जाता ना। आप देखो बहुत किसी तो ऊपर-ऊपर फ्लोर से गिरे फिर भी वो बच के चलने लगा। तो इसका मतलब वो हमारे हाथ में है ही नहीं। डेथ के बाद सोल का क्या होता है और रीबर्थ और मोक्ष ये प्रोसेस कैसे चलता है? मैं अगेन वही कहूँगी, बहुत लोग अलग-अलग बात करके डेथ के बाद ये होता है, वो होता है, बट मैं तो यही कहूँगी भाई जब तक मैं मर के जाऊँगी नहीं तब तक मैं इसका 200% मैं नहीं दूँगी, बिकॉज़ जो मुझे पता है मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। बाकी लोग भले कुछ भी बोल के जाएँ। बट हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि जितने पावर्स या जितनी शक्तियाँ से मुझे समझ में आ रहा है, जो ऊपर वाली ने शक्तियाँ दी है, मैं उस पे मानती हूँ। तो इतना मैं ये कहूँगी कि एक तो अगर जैसे हमारी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो डेफ़िनेटली हम वापस ह्यूमन फ़ॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये भी ऊपर वाले पे, जैसे मैंने बहुत स्पिरिट एंटिटी से कनेक्ट करा, तो उनके फैमिली वाले ज़्यादातर यही सवाल पूछते हैं कि मेरा XYZ जो भी फैमिली मेंबर है, क्या उनका जन्म हो चुका है? वो कहाँ पे है? बहुत सारी चीज़ें पूछी। तो अलग-अलग स्पिरिट या अलग-अलग सोल के अलग-अलग आंसर्स आए थे कि कुछ सोल का ऐसा था कि उनको वापस आना था। उनको उनके फैमिली में रीबर्थ लेके आना था। जैसे किसी की फैमिली में कोई प्रेग्नेंट होने वाली, तो किसी सोल ने हमें बोला है कि मुझे वापस आना है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं वापस आऊँगा या आऊँगी। बट ये भी ऊपर वाले पे उन्होंने वही बोले, आत्मा ने हमसे यही बात करी कि ऊपर वाले पे निर्भर करता है कि ईश्वर चाहेगा तो मैं जन्म लूँगा या लूँगी, ठीक है? अगर ऊपर वाले ने चाहा तो नहीं। बाकी जो जर्नी है, तो कुछ आत्मा ने हमें ऐसे भी बोला है कि हम एक असेंशन पे हैं, मतलब एक उनकी अलग से एक यात्रा चल रही है। वी आर टुवर्ड्स मोक्ष। एंड कुछ लोग ऐसे जो एक कहते हैं ना अलग-अलग लेवल्स होते हैं। देखो इसके बारे में हम कहते हैं कि अलग-अलग लेवल 7 लेवल होते हैं, बट ऑनेस्टली जब तक हम देखे नहीं तब तक हम क्यों इसके बारे में बताएँ, राइट? जितना हमारे स्टडीज़ के हिसाब से तो अलग-अलग ज़ोन्स होते हैं, 7 प्लेन्स होते हैं, ठीक है? बट अगर ऑनेस्टली मैं अगर बात करूँ तो जितना मैंने अभी देखे हैं, तो उतना देखा कि कुछ आत्माएँ हैं जो सोल्स हैं, जो मर गई और निकल गई, वो बहुत शांत हैं। कुछ है जो बहुत हाइपर थी, जिनको वापस आना था, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना था। और कुछ आत्मा ऐसी थी उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं जहाँ पे हूँ मैं बहुत खुश हूँ। एंड मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब जिनको मोह माया के बारे में कुछ भी नहीं, उनको ह्यूमन फॉर्म वापस लेके आना ही नहीं है। उनको ही मोक्ष मिलता है, वो ऊपर वाला देता है, ठीक है? मोक्ष। और जिनको बहुत सारी इच्छाएँ रहती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे ये, तो ऊपर वाला उनको वापस वो शरीर में किसी न किसी रूप में, या कहते हैं ना कि बाप-दादा की मृत्यु हो गए, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो पितृ होते हैं हमारे, वो वापस रिकार्नेट करके आते हैं, और ये होता ही हकीकत है। बहुत सारे आते हैं, मेरे फैमिली में भी अगर देखो मेरी छोटी बेटी है, वो जितना मैंने समझा तो उसका तो बर्थ डेट ही अगर आप देखो एंजल 11/11/11, शी इज़ बोर्न ऑन 11/11/11। तो डेफ़िनेटली ऊपर वाले की इच्छा रहती है तो हमारे पितृ रीबर्थ करके आते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है, कुछ-कुछ हमारे ही फैमिली के अंदर आते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी आत्मा किसी और जगह पे भी जन्म लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ ऊपर वाला डिसाइड करता है। कोई और डिसाइड कर ही नहीं सकते। एक आत्मा, एक सोल भी अपने बारे में डिसाइड नहीं कर सकती है। ये रीबर्थ के ऊपर मैं एक ऐड करना चाहूँगा। हुँ। मुझे नहीं पता इसमें सही में कितनी सच्चाई है। हाँ जी। मेरे यहाँ पे शोल्डर में एक बर्थ मार्क है। हाँ, तो मुझे मेरे आई ने बचपन में कहा था कि तू हमारे पूर्वज से मतलब आया है। पैटर्नल साइड से किसी न किसी का बर्थ लेके आया है। डेफ़िनेटली ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा माना गया है। वो जो मसा रहता है ना, बड़ा रहता है, हुँ, किसी-किसी को बहुत बड़ा बर्थमार्क, तो वो डेफ़िनेटली होता है। एक्चुअली ऐसी मेरा मान्यता ऐसा है। काफ़ी बड़ा है बर्थ हाँ, तो मार्क। वो रहता है, वो बहुत बड़ा, नॉर्मल मोल नहीं होता, ये बहुत बड़ा रहता है। हुँ, हुँ। तो वो बोलते हैं कि जो बर्थमार्क इतना, ऐसी मान्यता है अपने पूर्वजों की कि जो हमने पहले हमारे पुराने जो हमारे वडील हैं उनसे सीखा है, हमारे जो रिस्पेक्टेड जो रहते हैं हमारे, उनसे सीखा है कि जो बर्थमार्क बहुत बड़ा होता है वो डेफ़िनेटली रिकार्नेट करके आया है, हमारे फैमिली में वापस है। तो ये एक मान्यता है एंड डेफ़िनेटली कहीं न कहीं सच है। अगर हमारे
पूर्वजों ने अगर बोला तो डेफ़िनेटली ये हकीकत है। एंड कभी-कभार जब भी हम साइकिक रीडिंग करते हैं, तो हमें कुछ सोल बोलती है मैं यहाँ पे वापस आऊँगा या आऊँगी, ठीक है? तो वो समझ में आता है एंड बहुत सारे केसेज़ में ऐसे हुआ है, आए हैं, वो लोग आए हैं, ठीक है? एंड कुछ कनेक्ट करते हैं, तो वो बताते भी हैं कि हाँ, भई ये जन्म लेके आए, ये मैं आ चुका हूँ वैसे। पितृ क्या रहते हैं? वो हमसे क्या चाहते हैं? मैं तो इतना कहूँगी पितृ मतलब सबसे ऊपर है। जैसे देवी-देवता का स्थान होता है, हम पूरा दिन भगवान को पूजते हैं, वैसे ही पितरों को बहुत ही ऊपर स्थान है। जबकि देवी-देवता इन पितरों को साथ में नहीं रखते, दोनों एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मतलब कहते हैं ना पैरेलल जाता है वो दोनों। देवी-देवताओं की आराधना करनी चाहिए, एट द सेम टाइम पितरों की भी आराधना करनी चाहिए। बट आजकल क्या होता है ना लोग मरने के बाद पितरों को इतना याद करते हैं, उनके पीछे दान पुण्य करते हैं। अरे जभी तक वो जीवित है, तभी उनकी उनकी सेवा करो। वो बहुत ज़रूरी होता है, मरने के बाद करने के बाद क्या फ़ायदा? बट पितरों के आशीर्वाद होना बहुत अभी मैं आपको पितरों के बारे में अगर आप पूछ रहे तो मैं बताना चाहूँगी। आपने देखा अगर किसी के कुंडली में या किसी के लाइफ में पितृ दोष होता है, तो या तो उनके फैमिली में लड़के की बर्थ नहीं होती है। अभी यहाँ पे जो हम पितृ जो कहते हैं बच्चे या कहते हैं ना पुत्र का होना, तो उनके फैमिली में पुत्र का जन्म नहीं हो पाता। या तो मिसकैरेज हो जाता है या नहीं बर्थ जीवित रहते हैं या बच्चे की डेथ हो जाती है। तो जिन पे पितृदोष रहता है, उनके फैमिली में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको पितृ शांति वगैरह करवानी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ती। बस ज़रूरी नहीं कि वो एक बार करने से पितृदोष का निवारण हो जाता, नहीं। पितृदोष होता है एंड पितरों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। सबसे पहले हम जैसे भगवान को याद करते हैं, वैसे पितरों के आशीर्वाद डेली लाइफ में लेने बहुत ज़रूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना आपका काम नहीं हो सकता। एक कन्फ्यूजन है। हाँ जी। हमने जैसे बात की कि के बारे में बात किया, जी। रीबर्थ के बारे में बात किया। जी। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हुँ, एक सोल है जिसने ह्यूमन फिगर में बर्थ लिया। हुँ, अभी उसकी 70-75 ईयर्स के बाद में उसकी डेथ हो गई। हुँ। तो ऑब्वियसली उसके पास में 100-150 तो भी उसके रिलेटिव्स हो गए हैं, फ्रेंड्स हो बराबर। गए, सब हो गए। डेथ होने के बाद में उस वो सोल का फिर से रीबर्थ हुआ है। हुँ, ये हम एक समझ के चलते हैं। हुँ, अभी 2 साल बाद, 3 साल बाद में उसके रिलेटिव्स आपके पास में आते हैं कि मुझे ये सोल से कनेक्ट करना है और ये कुछ चीज़ें हमारे बीच में अच्छी नहीं चल रही है फैमिली में, उसके बारे में हमें जानना है। आप जब कनेक्ट कर रहे हो वो सोल को, तो जो डेथ हुई है, उसके सोल के साथ कनेक्ट कर रहे हो? या फिर जिसने रीबर्थ लिया है एक बच्चे के फॉर्म में, 2 या 3 साल का वो बच्चा होगा, उसके सोल को आप कनेक्ट करते हो? बहुत अच्छा सवाल, गहरा सवाल है एक्चुअली, ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। तो मैं अगेन सेम चीज़ बोलूँगी, मरने की बाद की क्रिया किसी को नहीं पता जब तक हम मरते नहीं हैं। बट जितना हम लोग हमारी शक्तियों से या जितना हमने सीखा या पढ़ा है, उससे मैं वो बेसिस पे बता रही हूँ, ठीक है? कि एक तो ये है कि अगर वो 75-80 का जो पर्सन हो गया, उनकी डेथ हो गई और उन्होंने रिकार्नेट कर दिया, अगर आप बोल रहे हो कि रिकार्नेशन हो चुका है। एंड जैसे कुछ फैमिली मेरे पास आई थी जिनके पितरों की या जो भी मतलब परदादा थे उनकी डेथ को मतलब मर के 10-20 साल हो चुका। फिर भी वो सोल कनेक्ट होती है हमसे, डेफ़िनिटली होती है। ऐसा नहीं है नहीं होती है। बट अभी तक मैंने देखा मेरे केसेज़ में इतने 10 साल के एक्सपीरियंस में जितने भी सोल के साथ कनेक्ट करा उनका अभी तक रिकार्नेशन नहीं हुआ था। ठीक है? अच्छा, सो मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका नहीं होता या वो नहीं कनेक्ट कर सकते। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, साइकिक कनेक्शन या साइकिक एबिलिटी क्या होती है? मैं खुद आपकी एनर्जी के साथ जो आपको भी नहीं पता है मैं चलो किसी और का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक क्लाइंट आई थी, उनका बच्चा है जो बोल नहीं पाता है। जैसे एनिमल की तरह, ठीक है? वो बोल नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो उन्होंने मुझे पूछा, "क्या मुझे आप इनके बारे में बताओगे?" कि वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बोल ही नहीं रहा है। तो हम उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट करते हैं। उनकी जो रियल सोल है, उनसे हम बात करते हैं।
कि भाई इसको क्या, क्योंकि उसको खुद को उसके बारे में पता नहीं है। या किसी का एग्जांपल ले रहे, एक पर्सन है जो कॉमा में है, जो बात नहीं कर पा रहा है, तो हम हो सकता है हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, वो क्या चाहता है, राइट? वैसे ही अगर किसी की डेथ होती है और कोई फैमिली 20 साल के बाद आती कि मेरे दादा की या माँ की जो भी उनकी मृत्यु हो गई थी, 20 साल हो गए, तो हम उनसे भी कनेक्ट कर सकते अगर वो कनेक्ट करना चाहे तो। क्योंकि वो जो आत्मा तो जो निकली थी, एक अंश या हम जो बोले, वो भले किसी और के जहाँ पे उन्होंने जन्म ले चुका है, ठीक है? तो बात तो वही करेगी, बट किसी एक अलग उसकी हम एनर्जी से बात कर रहे हैं, ठीक है? जब तक हम एक आत्मा से बात कर रहे थे, जब तक उसने ह्यूमन फॉर्म नहीं लिया, तभी भी वही बात कर रही थी। और वो जो आत्मा है, किसी मनुष्य के अंदर ह्यूमन फॉर्म में जाती, तभी भी बात तो वही करेगी। बट वो एक अलग लेवल पे, ट्रांस लेवल पे होगा, कहीं न कहीं उसको भी वो चीज़ नहीं पता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते या एक डेथ के बाद हम जन्म ले नहीं लेते, तभी तक इसके बारे में 1000% कॉन्फिडेंटली कौन, हू कैन से अबाउट दैट? आई नो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने भी किताबों में पढ़ा है या मैंने भी जो सुना है, तो वो बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। लेकिन इतना तो डेफ़िनेटली मैंने कुछ सोल से कनेक्ट करा है, जिन्होंने बहुत साल हो गए उनको मर के, वैसे भी क्लाइंट मेरे पास आए, उनसे कनेक्ट करवाया। तो आज तक के मेरे केसेज़ में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी से कनेक्शन मेरा नहीं हुआ। हर किसी से कनेक्शन हो, भले वो 1 साल पुरानी सोल हो या 20 साल पुरानी या 50 साल पुरानी। जैसे अगर मैं मेरी दादी की ही बात करूँ, ग्रैंड-दादी की, तो उनको उम्र के, या मेरे ग्रैंड-दादा को, मैं सिंपल मेरा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जब भी ये फ़ील्ड में मैं आई, तभी तक मेरे दादाजी को मर के बहुत साल हो चुके थे, 15-20 साल। तो तभी तो मुझे वही लगा मैं उनसे कैसे कनेक्ट, उनको पंद्रह, बट नहीं, जब भी मैंने सीखा तो मैंने पहले उनसे ही कनेक्ट करा और उनकी एनर्जी थी, वो मुझे सपोर्ट कर रही थी। तो वो हम उनसे डेफ़िनिटली कनेक्ट कर सकते हैं। इतना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का वैसे। इनकार्नेशन अगर हो गया है, तो हम सिर्फ़ एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, ना कि सोल यस, से। एनर्जीज़ है। हाँ, मतलब सिंपल है, अगर कोई बच्चे फ़ॉर्म में है, समझो बच्चे फ़ॉर्म में है, तो कॉन्शियस लेवल पे उसको भी शायद नहीं पता है, सबकॉन्शियस उसको भी नहीं पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। अगर वो सपने में है, सो रहे, जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे जो रीइन्कार्नेट करते हैं, उनको अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ जाती है ना? मैं मेरे पहले जन्म में ये था, हमने बहुत सारी टीवी में देखा, न्यूज़ में, कि मैं पहले जन्म में ये था, मैं इसके यहाँ जन्म हुआ था मेरा, तो वो चीज़ें उनको याद होती है। बट जो चीज़ें अगर, पर मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगी कि 99% ऑफ द केसेज़ में मुझे ऐसा लगता है, मैं बाकी लोगों के एक्सपीरियंस की नहीं बात करती, सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात करती हूँ। तो मेरे जितने एक्सपीरियंस है, 99.9% जो सोल का इन्कार्नेशन नहीं हुआ, मैंने उन्हीं से बात करी है। ठीक है? मुझे भी यही लगता है, बाकी सबके अपने अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं। बट अगर आप मुझे पूछो तो ऐसा हो सकता है कि वो बात करेंगे, बट एक एनर्जी लेवल पे बात करेंगे। जैसे हम जो ह्यूमन फिगर अलाइव है उनसे भी अगर हम बात करें, अगर आप मुझे बोलो कि मुझे मेरे बारे में जानना है या कोई कोमा में कोई पर्सन, उनके बारे में उनसे बात करनी, तो हम एक उनके एनर्जीज़ में टैप इन करके हम उनके बारे में जान सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं हम। एस्ट्रल रिकॉर्ड और आकाशीय रिकॉर्ड्स, ये क्या रहते हैं? देखो, आकाशिक रिकॉर्ड्स तो बहुत आजकल ट्रेंडिंग में हर जगह पे, ठीक है? एंड बहुत लोग, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी लोगों को सिखाया है, जो लोग को क्यूरियोसिटी रहती है मुझे आकाशिक आकाशिक करना है। मैं सिंपल बताऊँगी, साइकिक मीडियमशिप सबसे ऊपर है। बिकॉज़ अगर वो आपने कनेक्ट कर लिया ना, तो समझो आपने ऊपर वाली दुनिया से कनेक्ट कर लिया, जो मरे हुए लोग के साथ। जबकि कुछ आकाशिक रीडर्स अच्छे साइकिक मीडियम होते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ आकाशिक रीडर्स मरे हुए सोल से डायरेक्ट नहीं बात करते, बट एंजल्स के थ्रू बात करते हैं। ठीक है? ये फ़र्क एक तो आकाशिक और मीडियमशिप में होता है। मैं ये नहीं कहती आकाशिक, आकाशिक बहुत अच्छी एनर्जी है, मैं खुद भी करती हूँ। बट जैसे मैंने बोला, हम जैसे जो मीडियम हो गए, वो आकाशिक के द्वारा भी हम मरे हुए लोग से कनेक्ट कर सकते, लेकिन जो खाली आकाशिक करते, जो मीडियमशिप नहीं करते, वो आकाशिक के थ्रू मरे हुए लोगों से नहीं कनेक्ट कर सकते। एक उन दोनों के बीच में एक मीडियम होते, एंजल्स होते हैं। और हम एस्ट्रल ट्रैवल की बात करें, तो एस्ट्रल एक ऐसी चीज़ है, जब हम ट्रांस में जाते हैं या जब भी एक ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन फिगर है, वो ऐसे सोया है,
लेकिन उनको लगता है या उनको कुछ लोगों को मैंने मेरे कुछ क्लाइंट से सुना, उनको दिखता है उनकी बॉडी ऊपर फ्लोट हो रही है। मतलब शरीर के अंदर से उनकी आत्मा बाहर आ गई है, वो देख पाते हैं। अरे उनकी आत्मा ऊपर हवा में है, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे कि एस्ट्रल पूरी यूनिवर्स घूम के कहाँ-कहाँ सपने में उनको आता है, वो घूम के वापस आ जाते हैं शरीर में। मतलब इन शॉर्ट अगर कहें तो आत्मा एस्ट्रल ट्रैवल मतलब शरीर के अंदर से निकली, थोड़ी देर के लिए अगर देखना जाए तो वो आदमी जो या औरत जो थी वो एक बॉडी एक डेड बॉडी हो गई। उसमें से आत्मा निकली, गई एस्ट्रल प्लेन घूम के वापस उसके शरीर में आ गया। और कुछ लोगों के ऐसे भी अनुभव उन्होंने खुद ने देखा है कि मुझे मैम ऐसा दिखा कि मेरी बॉडी है ना ऐसे मैं ऊपर हूँ, आसमान में वो फ्लोट करती बॉडी। तो ऐसा भी हुआ है एंड ऐसा भी होता है। एंड जबकि आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम वो पर्सन के एनर्जीज में टैप इन करते हैं। समझो एग्जांपल आपका, आप मुझे बोलो कि जिग्ना जी मेरा आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करो, तो इसके द्वारा हम पता लगाते हैं एक तो खास करके कि आपके जो अभी के लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप मुझे बोलोगे जिग्ना जी मेरा ये सो एंड सो एक प्रॉब्लम है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं उसी का एनर्जीज़ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ओपन कर आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? सिंपल है, हमने चित्रगुप्त जो बुक लिखता है, एक लाइब्रेरी है, उनको हमने बोला कि भाई मेरे को हर्षल जी के बारे में बताओ, सो आई विल टैप इनटू योर एनर्जीज़, आई विल टेक योर परमिशन। मैं विदाउट योर परमिशन मैं नहीं घुसूँगी आपके अंदर, राइट? मैं पूछूँगी क्या मैं ओपन करूँ? फिर मैं जाऊँगी, फिर मैं देखूँगी, एक्सेस करूँगी। ये लाइफ में अगर आपको एग्ज़ाम्पल एक्स वाई ज़ेड हेल्थ इश्यूज़ या मैरिज में या जो फलाना ढिक जो भी इश्यू है, तो अगर आपने पूछा मैं उसी के बारे में देखूँगी, बाकी मैं गाड़ी अपनी मैं दिमाग नहीं घुमाऊँ। मैं देखूँगी कि पास्ट लाइफ में या करंट लाइफ में यूजुअली तो पास्ट लाइफ से आता है। कभी-कभी इस लाइफ का भी ज़रूरी नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक ये मिथ है कि इट्स ओनली अबाउट द पास्ट लाइफ, नहीं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में अगर आपका बचपन का ये लाइफ का ट्रॉमा है, तो भी आपको ट्रिगर करेगा। बचपन में आपके साथ कोई हादसा हुआ है, यही फैमिली में, तो वो भी आपको असर करेगा। और हाँ, डेफ़िनिटली पास्ट लाइफ से आ रहा है, तो वो हमको सब दिखेगा कि ये हुआ था, तो भाई तेरे को ये लाइफ में यही करना है। तो ऐसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू उसकी एनर्जीज़ हम चेक कर सकते हैं। 2 रैंडम क्वेश्चंस मैं पूछूँगा आपसे। हाँ जी। अभी यहाँ पे आपको एनर्जी कैसे फ़ील हो रही है? यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप देख रहे हैं मैं कब से मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। तो आप वरना तो मैं इधर बैठ ही नहीं पाऊँगी। देखो हम जैसे जो लोग होते हैं, जब एनर्जीज़ भारी होगी ना तो वी विल नॉट सिट हियर। मैं बोलूँगी बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं भाग रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग। अभी मुझे बैठ के थोड़ा ये हो रहा है, मतलब स्टिफनेस आ जाती है ना बिकॉज़ कंटिन्यू हम बैठे हैं। बट आई एम कंफर्टेबल, आई एम ओके। वे तो यहाँ की एनर्जीज़ डेफ़िनिटली अच्छी है। तो ये जो भी स्टूडियो, ये जगह है, आपका शो, आई एम श्योर यू हैव अ ब्लेसिंग ऑन दिस। अच्छी एनर्जी लगी मुझे। मैं आपको पूछ रहा हूँ, हाँ, आपके पीछे में एक लाइटिंग है, हाँ। वो आज बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रही है, अदरवाइज़ नहीं होती है। अच्छा। तो वो एंटिटी है ना, अभी मैं आई हूँ तो मेरे साथ मैं आपको एक भी चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोग मैं पॉडकास्ट बहुत सारे मैंने करे तो लोग डरते हैं, "अरे भई, जिग्ना जी आप स्पिरिट तो लेके नहीं आए ना आपके साथ।" तो देयर इज़ नथिंग टू स्केयर अबाउट। हाँ, सिंपल ये होता है कि जैसे कुछ स्पिरिट से वापस नहीं जाना चाहती है, जैसे हमारे शरीर पे प्रभाव करते हैं, बट हमको देखो अगर मैं सिंपल में बोलूँ, अगर मुझे किसी ने बोल भी दिया कि हाँ, मेरे पास स्पिरिट है या मेरे पास बैठी है, तो मैं डर जाऊँगी। डर के क्या होगा, अभी मुझे पता है भाई स्पिरिट है तो है। मैं सिंपल बताती हूँ, मैं थोड़े टाइम पहले बहुत साल पहले थोड़ी बीमार रहती थी। देखो जब हम ह्यूमन फॉर्म में आए, मैं ये भी चीज़ बताती हूँ, अगर हमारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ रहेगा, तभी हमको ये लाइफ में इश्यूज़ आते हैं। दैट इज़ वेरी जब आप ह्यूमन फॉर्म में आते हो, तो हर इंसान को कुछ ना कुछ, फिर वो आप हो या मैं हूँ, फिर वो अंबानी हो या कोई बड़ा गुरु भी क्यों ना हो, उनके लाइफ में भी इश्यूज़ रहते हैं। ऊपर वाला अगर सबको सब कुछ ठीक दे देगा तो फिर क्या ही बात है। आप शिव जी को देखो, क्या उनके लिए वो भगवान थे? जब उनके लाइफ में इश्यू थे तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर स्पिरिट एंटिटी की बात करें, डेफ़िनिटली हमारे जो पोर्टल्स होते हैं, स्पिरिट्स हमारे साथ रहती है। मुझे किसी ने बोला कि भई स्पिरिट है, मैंने कहा ठीक है, अभी क्या करना है तो है भाई, उसका हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि देखो, अगर हम देखें एवरी सेकंड मिलियंस ऑफ लोग मरते होंगे, पूरी दुनिया में, बट दैट डजंट मीन मतलब मुझे सब दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को बंद रखा है। सो वी हैव टू कीप एन एंट्री एंड एग्जिट फॉर दैट। अ पोर्टल शुड बी देयर फॉर दैट। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ जी। रैंडम में से ही, हाँ। आपको मेरी एनर्जी कैसे फ़ील हो रही है?
आपकी एनर्जी डेफ़िनेटली अच्छी, तभी तो मैं इससे इतनी अच्छी से बात कर रही हूँ। आपकी एनर्जी अगर देखने जाए बहुत ही सूदिंग है, काफ़ी काम है। जब से मैं आपसे मिली तो मुझे एक पॉज़िटिव वाइब आ रहा है ना, वो हम लोग को समझ में आता है ये इंसान कैसा है, उसकी एनर्जी समझ में आती है। देखो, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ़ में जो भी कुछ करो, ठीक है? अगर आप बिज़नेस को लेके वेरी प्रैक्टिकल हो, वो अलग चीज़ है। बट इंसान की एनर्जी ना, भले आप कहीं जगह पे प्रैक्टिकल होते हो, पैसों को लेके या स्ट्रॉन्ग हो जाते हो या करप्ट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एट द कोर ऑफ द हार्ट यू आर अ गुड सोल। वो समझ में आती है ना, तभी आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़े हुए ना, वरना आपको ऊपर वाले ने इधर क्यों भेजा? जब आप भी कॉर्पोरेट फील्ड से थे और अभी आप यहाँ पे, तो डेफिनिटली यू हैव अ गुड जर्नी टू गो। थैंक यू। वेलकम। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हुँ, अगर ये लेट्स एग्जांपल कि ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट रहता था, हुँ, हुँ, तो मेरे लिए सब बाउंसर रहता था। मुझे नहीं ओके, पता चलता था कि क्या चल रहा है करके। लेकिन राइट, जैसे मैंने कहा था कि इस्कॉन के जो प्रभु हैं उनसे मैंने हाँ बात जी, किया, उनसे जी, कुछ चीज़ें सीखी। गुरुजी, हाँ, गुरुजी। फिर बाद में टैरो कार्ड में मैंने जो एक चीज़ रहती थी, मतलब कंसल्टेशन वगैरह ये पार्ट उन्होंने बताया कि कैसा होता है। हुँ, ज्योतिष के बारे में पॉडकास्ट जी, किया, वो किया, समझा। फिर बाद में अभी प्राणिक हीलिंग का पॉडकास्ट रिसेंटली किया मैंने। वॉव! तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आगे बिल्डअप होती गई। जी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आज की जो डेस्टिनी है, उसने ये पूरा करवाया कि ये मैं पहले सीखूँ, ताकि मैं आज का पॉडकास्ट समझ पाऊँ, थोड़ा बहुत तो भी। हाँ, डेफिनिटली इसके लिए कहते हैं ना, एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ऊपर वाला है ना, उसने देखो, ऊपर हम कुछ नहीं डिसाइड करते, ऊपर वाले ने सब कुछ डेस्टिन करा है। उन्होंने लिख के रखा है, इसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम कहते हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब क्या है? जो आकाश है, वहाँ पे लाइब्रेरी बनी है किताबों की, वहाँ पे हमारे बारे में सब लिखा हुआ है, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। हम हिंदू धर्म में जो कहते हैं ना, सिंपल, चित्रगुप्त मूवीज़ बनती, चित्रगुप्त ऐसे पिक्चरों में देखा, वो ऐसे किताब लेके बैठा है, तो उसके पास सारा हमारा अच्छा-बुरा का खाता रहता है, कि इसने ये किया है, अब इसको ये करना पड़ेगा। इसने ये किया तो इसको हम जल्दी यमदूत लेके जाएँगे, यम लेके जाएगा, इसने ये किया तो इसका ये समय पे, तो ये सारी चीज़ें। एंड डेफ़िनेटली अगर हम देखें तो जितना मुझे आपकी बर्थ डेट के बारे में पता है, उससे भी हम देखें तो आप कहीं न कहीं आप भी कॉर्पोरेट फ़ील्ड से भी यहाँ पे आए हो। तो आपको भी नए-नए एक्सपीरियंस मिले, आप भी स्पिरिचुअल के टुवर्ड्स यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड, तो आपकी जर्नी अभी आनी थी। आप भी कितना सारा आपको ज्ञान अभी मिलने वाला है, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो डेफ़िनेटली गए जन्मों में आपने भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करी होगी, जो या तो अधूरी रह गई होगी, जो आप अभी ये जीवन में सीख रहे हो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जी। जब आप साइकिक एनर्जीज़ या फिर साइकिक स्टडी करते हो किसी के बारे में, तो उसका पास्ट, फ्यूचर और प्रेज़ेंट ये आप देख सकते हो या फिर फ़ील कर सकते हो? डिपेंड करता है मैं कौन-सा सेशन ले रही हूँ। अगर सिर्फ़ मैं आकाशिक रीडिंग ले रही तो मैं उसका पास्ट देखूँगी, क्या हुआ था। सिर्फ़ साइकिक रीडिंग ले रही हूँ, अगर मुझे किसी ने बोला या मुझे लगा मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं उसके पास्ट के बारे में देखूँगी। वरना देखो, हम कहते हैं ना, ये सारी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। मतलब जिस अमूल्य एनर्जीज़ है, तो एनर्जीज़ को ऐसे हम वेस्ट नहीं करते। अगर हमको लगा कि सिंपल में अगर काम हो रहा है, तो सिंपल वे में हम उनका काम कर लेते। अगर हमको लगा कि यार इसका इश्यू बहुत बड़ा मेजर है, तो हम ध्यान करते, मैं माता रानी से बात करती, मेरी जो भी मुझे गाइड करती है, ध्यान करती हूँ, मुझे बताती है कि भाई इसका ये था। भाई मैं पूछती हूँ भाई क्यों ऐसा हो रहा है? तभी हमें उनके पास के बारे में कि हाँ, इसने डेफ़िनिटली ऐसा-ऐसा कुछ किया था, जिसके वज़ह से ये भुगत रहे हैं। एंड फ्यूचर के बारे में भी हम गाइड कर सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा, इतना नहीं। देखो मैं सच्ची बोलूँ, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं, अगर आप देखोगे, इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट होके गए या इतने बड़े ज्योतिष या कुछ प्रेडिक्शंस करके जाते हैं, जैसे मैंने भी बहुत प्रेडिक्शंस करी है, कुछ सच हुई है, कुछ नहीं। मैं आज ओपन फोरम में बोल रही, क्योंकि अगर मेरा 101% प्रेडिक्शन सच हो जाए तो मैं भगवान बन जाऊँगी। और मैं ट्रू। भगवान नहीं है, मैं ह्यूमन हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। पर हाँ, 99.9% कम होते हैं, बट येस देयर आर चांसेस ऑफ 1% के आवर प्रेडिक्शंस मे गो रॉन्ग। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जब भी कोविड आया था, उसके जस्ट स्टार्टिंग में मैंने एक ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू प्रेडिक्शन करा था। तभी आप मानोगे नहीं, तभी तो सिर्फ़ 4-5 केस थे कोविड के। मैंने ऐसे ही, मैंने चल मैं बैठ के देखती हूँ। तो यू वोंट बिलीव, मेरे को हज़ारों लाखों में मेरे को वो ये दिखा आँकड़ा कोविड के।
मैं तो खुद अपने पे डाउट करना, अरे इतना कैसे, मतलब मैं कुछ भी मतलब फिर जब ये मुझे किसी मेरी फॉलोअर ने, क्लाइंट ने बोला, अरे जिग्ना जी तुमने तो ऐसा वीडियो, तुमने ऐसा बोला था ना, तो वो चीज़ें हुई थी। वैसा नहीं कि नहीं, तो कुछ चीज़ अभी जैसे कोई बड़ा एक है, बंदा है, मैं उनका नाम नहीं रिवील करूँगी, बट मेरे फेसबुक पे, एंड ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन, वो बड़े-बड़े फोरम्स में इंटरव्यू के लिए जाता है, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल में आता है, इकोनॉमी लेवल पे एक इकोनॉमिस्ट जो बोलते हैं ना, वो है। उन्होंने मुझे सवाल पूछा, उन्होंने मेरा प्रोफ़ाइल देखा होगा तो पूछा कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अभी ये पर्टिकुलर जगह पे, जगह का नाम भी मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ पे क्या होने वाला है, या यहाँ पे कुछ होगा ये साल में, या भूकंप आएगा? तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा-ऐसा, पहले तो मैंने नहीं बताया क्योंकि जब तक एनर्जीज़ हमारी बोलती नहीं तब तक मैं नहीं बताती। फिर मैंने बोला हाँ, ये चांसेस है। फिर मैंने उसके ऊपर भी एक मेरा वीडियो बनाया था वैसे। तो होती है, कुछ चीज़ें होती है, और कुछ फ्यूचर भी हम बता सकते हैं कि तेरा ऐसे-ऐसे होगा। जैसे मुझे ऊपर वाले ने वो ये दिया है कि कुछ आप पूछो तो मुझे नंबर्स के थ्रू कुछ चीज़ें दिखाई देती है। या अगर हम आकाशिक करें या सारी चीज़ों को, मोरालिटी को कंबाइन करें, तो कुछ चीज़ें दिखाई देती है कि ऐसा होगा। बट हम लोग यूजुअली जल्दी से लोगों को नहीं बताते, क्लाइंट को। सिंपल एग्ज़ाम्पल देती ना, मैं तो बोलूँ ज़्यादा डीप फ्यूचर में नहीं जानना चाहिए, वरना वो कहते हैं ना, वो बेचारा जो इंसान कल परसों मरने वाला है, तो कल का कल बेचारा मर जाएगा, शहीद हो जाएगा। और अगर मैं किसी को बोलूँ जिसकी कल एग्ज़ाम है, मैं उसको बोलूँ भाई तू फेल होने वाला है, सिंपल। मैं किसी के टैरो कार्ड्स देखती हूँ, मुझे पता है कि भाई इसका खराब ही होने वाला है। तो क्या होगा, वो बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा ना, वो पढ़ाई नहीं करेगा, अरे मैं ऐसे भी करेक्ट। फेल होने वाला है। लेकिन हम हमारे कर्मों से, हमारे कार्य से हमारा भविष्य हम डेफ़िनेटली चेंज कर सकते हैं। आप जब रीडिंग करते हो, साइकिक रीडिंग करते हो, तो इसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो साइकिक रीडिंग को अफ़ेक्ट करते हैं? ऐज़ इन मतलब हो सकता है कि लेट्स से कि वेदर कंडीशन हो गया, या फिर आपकी हेल्थ हो गई, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन हो गई, या फिर जो क्लाइंट बैठा है उसकी तरफ से कुछ कंडीशंस है, फिजिकल है, इमोशनल है। हाँ, ये ऐसे मैंने नोटिस करा है, अच्छा हुआ आपने पूछा। जब भी कोई एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है या हेवी है, तो मैंने रियलाइज़ करा सेशन के पहले कुछ सोल्स जल्दी से कनेक्ट कर लेती, जैसे वो रादर चाहती थी कि मुझसे कनेक्ट हुँ, करे। हुँ। तो वो क्लाइंट आने के पहले, जबकि मेरे सेशंस प्री बुक्ड होते 1 हफ्ते पहले, तो जो दिन मेरा, समझो अगर आज मेरा सेशन है क्लाइंट के साथ, तो मुझे सेशन के पहले से वो जो भी सोल है उनकी परछाई या मुझे कुछ उनके विजन्स आने लगते हैं। मतलब जैसे वो बहुत एंग्ज़ियस है या एक्साइटेड है वो सोल मुझसे कनेक्ट करने के लिए। कुछ केसेज़ में ऐसे हुआ है, एंड कुछ केसेज़ में ऐसे हुआ कि वो सोल कनेक्ट ही नहीं करना चाहती, तो बहुत एनर्जीज़ में टाइम लगता है। एंड कुछ एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके वजह से कभी-कभी मैंने देखा है कि मैं बहुत गुस्सा करने लगती हूँ। तो मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो एनर्जीज़ बहुत हेवी होती है, तो ये एनर्जीज़ का फ़र्क होता है। एनर्जीज़ और इमोशंस, ये दोनों अलग-अलग है कि एक ही है? एक्चुअली देखें तो अलग-अलग है, बिकॉज़ एनर्जी की अगर हम बात करें, तो एनर्जी कैसे, एनर्जी हम देख नहीं सकते। वो एनर्जी ब्लॉक करती है, एक्टिवेट करती है ना, एनर्जी को हम सिर्फ फ़ील महसूस कर सकते हैं। जबकि इमोशंस है, इमोशंस दिखता भी है, फ़ील तो होता है लेकिन साथ-साथ दिखता है। किसी शरीर में अगर कोई बंदा रो रहा है, हँस रहा है, तो इमोशंस हम देख सकते हैं, जबकि एनर्जी अंदर से समझ में आती। तो दोनों साथ-साथ चलती, बट दोनों चीज़ अलग, एनर्जी इज़ द रूट कॉज़ एंड इमोशन इज़ द आउटकम ऑफ दैट। काम ओके। करने के बाद एनर्जी को हमने हील करा रूट कॉज़ पे, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो ऐसे इमोशन के ड्यूरिंग आता है बाहर। जनरली जो साइकिक रीडिंग करते हैं, उनमें कॉमन मिस्टेक्स क्या रहती है? कॉमन मिस्टेक्स इन द सेंस, गलती कुछ क्या होती गलती है होती है उनसे? उनसे, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं? देखो, अभी मैं दूसरों के बारे में तो कैसे बताऊँ ना, अभी मैं तो अपने नहीं, जो बारे आप में बता आपने सकती जिनको हूँ। सिखाया है, आपने कुछ देखा है। हाँ, ये जो मीडियमशिप है, साइकिक रीडिंग हर कोई सीख सकता है। बट मीडियमशिप जो हम सिर्फ़ मरे हुए लोग की मैं बात कर रही, ये बहुत डिफ़रेंस है साइकिक में और साइकिक मीडियम में, इट्स अ वास्ट डिफ़रेंस। आजकल हर कोई बोलता है मैं साइकिक हूँ, नहीं, साइकिक मीडियम इज़ डिफ़रेंट। तो जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स, जो लोग बहुत अच्छा करे इंटरनेशनल लेवल पे, मुझे उनका काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनको जो मीडियम है वो ऊपर वाला बनाता है।
लेकिन हाँ, गलतियाँ एज़ सच तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हम इसके लिए बोलते हैं कि तुम चैनल करो, तुम चेक करो, और मैं बाकायदा उनकी टेस्ट लेती हूँ। मैं किसी सोल से कनेक्ट करवाती हूँ, उनको बोलती हूँ, और मैं मेरे फैमिली की सोल से कनेक्ट कर, क्योंकि उनके बारे में मुझे पता है। हुँ। तो उससे मेरा एक उनका टेस्ट हो जाता है कि भई इसने बराबर कनेक्ट करा है। तो वैसे भी हम समझ लेते हैं। और मीडियम, मैंने जैसे बोला कि मीडियम इज़ समथिंग हू कैन कनेक्ट विद द स्पिरिट वर्ल्ड, मतलब मरे हुए लोगों से कनेक्ट करना। जो एनिमल्स रहते हैं, ख़ास करके पेट और उसमें भी डॉग और कैट, कहा जाता है कि वो जल्दी सेंस कर लेते हैं। हाँ। क्या ये सही में है? जी, बिल्कुल सही है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। आई नो आजकल बहुत लोग डॉग कैट को नहीं प्रेफ़र करते। मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ, मेरे घर पे भी एक डॉग है। तो देखो, भगवान ने उनको बोलना-चालना नहीं सिखाया, वो इमोशंस पे डील करते हैं, और उनकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही प्योर रहती है, और कहा गया और मानते रादर कि हमारे पे कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आती है, तो डॉग्स जो रहते हैं हमारे एनिमल्स, वो अपने पे ले लेते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है क्योंकि वो सेंस कर पाते हैं ना, तो दे कैन सेंस वेरी वेल। एंड डेफिनिटली कैट्स भी, हम डॉग को तो बोलते ही है कि भैरव का वाहन है, हुँ, तो इट्स अ वेरी गुड। ट्रू। एंड पालना भी चाहिए जो लोग पाल सके। हम अभी पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। इसमें मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आप एक प्रोफ़ेशन को रन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये प्रोफ़ेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अलग है, डिफरेंट है बाकी प्रोफ़ेशन से। तो ये प्रोफ़ेशन के साथ आप आपकी पर्सनल लाइफ़ है, वो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि डेफ़िनेटली जैसे मैंने जब टैरो कार्ड का सेशन ये किया था, पॉडकास्ट किया था, तब उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि उनको एक नज़र से देखा था कि यार ये तो तोते वाली है। मतलब एक रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, रिलेटिव्स भी और घरवाले भी। तो ये सबको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल एक्चुअली क्या हो गया है ना, सी टैरो रीडर इज जैसे टैरो, वो लोग बेचारे टैरो रीडिंग करते हैं। मैं खुद भी हूँ, मैंने भी टैरो से स्टार्ट करा था, राइट? तो लोगों में इतना मिथ आ गया है ना, लोग मतलब, अरे टैरो रीडर है, जादू तो ना करती। अभी मुझे नहीं पता, मुझे भी लोग क्या क्या मानते हो गए। जैसे हमने बात की थी आज तंत्र के बारे में, अगर सिंपल मैं बोलूँ, तो लोग तंत्र से इतना ज़्यादा, चले ये तो तांत्रिक है, लेकिन मुझे बताओ, तंत्र एक विद्या है जो शिव ने सिखाई है शक्ति को। तो करेक्ट, इट्स अ टेक्निक। लेकिन लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या है? तो सी बेसिकली आई एम हैप्पी, मुझे पता है मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। मेरी जो एक आइडेंटिटी लोगों के नज़रों में बनी, क्योंकि मैंने आज तक लोगों की मदद ही करी है, लोगों की हेल्प ही करी है, तो लोगों को पता है मैं क्या काम करती हूँ। अगर किसी ने बोल भी दिया ना, तो जल्दी से, क्योंकि मेरे एक छवि बन गया, और मैं भगवान की दया से मैं अच्छे काम करती हूँ और अच्छे करती रहूँगी, राइट? हाँ, डेफ़िनिटली फैमिली को सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। इट्स नॉट ईज़ी फॉर मी, एंड जैसे मैंने बोला, आई एम नंबर 5, तो मैं मल्टी मोडालिटी कर सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मेरा खुद का एक एनजीओ भी है, बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, मैं मंदिर भी बन रहा है, मैंने जैसे आपको बोला, वहाँ पे भी ट्रस्टी हूँ, मेरा प्रोफ़ेशनल बिज़नेस अलग है, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है। देखो, जब तक आपको अपने घर में से सपोर्ट नहीं मिलता ना, तभी तक कोई घर के बाहर निकल के काम नहीं कर सकता। सो ट्रू। आई वांट टू थैंक माय हस्बैंड, माय फैमिली फॉर सपोर्टिंग मी, कि उनके वजह से उन्होंने मुझे परमिशन दी है। देखो, अगर घर वाले खुश है तो ही हम आगे आके सारे कार्य कर सकते हैं। घर वालों को, फैमिली को दुखी करके, समाज सेवा करके कुछ नहीं होता है। it begins from your home only. So I'm okay, I'm able to balance family, my work. It's only and only because of my husband, my family, my parents, my pitrus, blessings of everybody. तो ये हमारा आज का पॉडकास्ट रहा है। ऑब्वियसली हमने काफ़ी बेसिक लेवल पे डीप डाइव किया है पॉडकास्ट में, ये टॉपिक में। जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हम और आगे पॉडकास्ट करेंगे जिसमें एक्चुअल हम डीप टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सनातन के रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिसेस है, वो सबके सामने आए और एक पॉजिटिव वे से सामने आए, बराबर। ताकि हम एक एक चैनल बना सके, एक प्लेटफॉर्म बना सके कि ये भी चीज़ें होती है और आप इसको किस नज़रिए से आपको देखना है। आपको जी। आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? सबसे पहले तो थैंक यू हर्षल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, ये मेरा टॉपिक है। देखो, कभी भी कोई भी चीज़ हम जब लर्न करके आते, स्क्रिप्टिंग रहती तो मज़ा नहीं आता, लेकिन ये मेरा खुद का, मेरा कोर है। मेरा इनर कॉलिंग है शायद, जिसके लिए मैं शायद बनी हूँ।
तो आपने देखा होगा मैं फ्लुएंटली जो भी हमारे सवाल जब हमारे जा रहे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा टॉपिक और मुझे अच्छा लग रहा है इसके बारे में बात करना। एंड अगर ये लोगों तक पहुंच सके अवेयरनेस आपके द्वारा और मुझे क्या चाहिए, बिकॉज ये जो सेशंस हम लेते इसके द्वारा डेफिनेटली एक फैमिली को ग्रीफ हीलिंग होता है उनके लिए, उनको एक शांति मिलती है कि उनके फैमिली के साथ कनेक्ट कर पाए, उनकी आखिरी इच्छा पूछ पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा हर्षल जी आज। आप ऐसे शोज़ करते रहिए बस। मुझे सही में ऐसा लगता है कि ऐसे जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ सनातन के रिलेटेड या फिर उसके जो भी प्रैक्टिसेस है उसके रिलेटेड, तो ऐसा लगता है कि मुझे एक ब्लेसिंग मिलते जा रही है उसके थ्रू। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूर आपको ऐसे ही मिलते रहेगा, माता रानी करे आप ऐसे ही अपने इसमें खूब-खूब आगे बढ़ो। आपका भी स्पिरिचुअल जर्नी अभी स्टार्ट हो रहा है। सो मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट ऑफ अबंडेंस। थैंक यू सो मच। और थैंक पिछवाड़ी लाइट पे अभी ब्लिंक करना काफ़ी कम कर दिया है। अभी उस स्पिरिट को पता चल गया ना, अभी इनका हो गया अभी पॉडकास्ट, तो वो भी देखो यही है ना, ये प्रूफ है ना कि भाई क्या है, क्या हो तो ये एंटिटीज़ होती है ना, ये हुँ, एक्चुअली एक तरीका है सेंस करने का। जैसे मैंने बोला था कोई फ़ील कर पाता है, ये भी एक है, किसी को फेदर दिखा, अगर कोई जगह पे लाइट्स अननेसेसरी ब्लिंक और इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एन एंटिटी। सो इट कैन बी गुड एंड बैड, वो ओके। तो फिर हमको ही पता है वैसे। इट्स गुड, एनर्जीज़ आर गुड, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपने ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया, आपने एन्जॉय भी किया होगा। काफ़ी सारे ऐसे रहस्य हैं हमारे लाइफ़ के, जो ये पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किए हैं। दो सारी चीज़ें हमने काफ़ी बेसिक वे से ही डिस्कस की है, लेकिन उसके काफ़ी डीप मीनिंग है। हमने जिग्ना जी से रिक्वेस्ट की है कि आप फिर से हमारे पॉडकास्ट पे आइए, ताकि हम और डीप डाइव कर सकें ये टॉपिक में। ताकि सनातन के बारे में और उसके रिलेटेड जितने भी सारे हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम उसको एक प्रॉपर मंच दे सकें, एक नई तरीके से लोगों के सामने रख सकें। सो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर वो पर्सन के साथ शेयर कीजिए जिसकी लाइफ़ आपको अच्छी करनी है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।